शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम साहब, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को नमस्कार बेटा। कोमल, लेखराज, विनोद, सभी को नमस्कार बेटा, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल बढ़िया, मजे में। महा रिवीजन क्लास 2, ठीक है। अधिगम व अभिप्रेरणा, टॉपिक क्या है आज के? अधिगम व अभिप्रेरणा। और आज जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आई हूं आपके सामने। पूरी क्लास अटेंड करिए, फिर आपको लगेगा कि यस, मेहनत की गई है आपके लिए। क्वेश्चंस ऐसे लाए गए हैं जैसे एग्जाम में उठ करके आते हैं। रेडी हैं सभी? तैयार हैं क्वेश्चन के आंसर देने के लिए? चलिए, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। एक बार पहला प्रश्न पढ़िए। एक छात्र किसी विषय को सीखने के लिए अंदर से बहुत उत्सुक है, लेकिन वह शारीरिक रूप से बहुत थका हुआ है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसका क्या परिणाम होगा? प्रश्न समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? एक बार वापस पढ़ लीजिए। एक छात्र किसी विषय को सीखने के लिए अंदर से बहुत उत्सुक है, ठीक है, अंदर से उत्सुक है, सीखना चाहता है, लेकिन वह शारीरिक रूप से बहुत थका हुआ है और उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसका क्या परिणाम होगा बताइए? उसकी तीव्र इच्छा शक्ति थकान के प्रभाव को खत्म कर देगी और वह बहुत अच्छा सीखेगा। शारीरिक थकान एक बाधा बनेगी जिससे छात्र का ध्यान और एकाग्रता प्रभावित होगी। थकान का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सीखना केवल दिमाग का काम है। छात्र का दिमाग हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा। अनुत्तरित प्रश्न, बताइए क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? यस, क्या आंसर होगा? हाँ, बताते चले जाओ बेटा, क्या आंसर होगा? देखिए, सीधी सी बात है, शारीरिक रूप से थक गया है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परस्पर संबंधित होते हैं। घनिष्ठ संबंध होता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का, आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। अरस्तु ने भी कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर शरीर से थक चुके हैं, अवधान नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा जरूरी है आपका बिल्कुल रिलैक्स रहना, बिल्कुल स्वस्थ रहना। यस, और जिस प्रकार से शरीर थकता है बेटा, उस प्रकार से मस्तिष्क भी थकता है। शरीर थकता है तो मस्तिष्क भी थकता है। तो शारीरिक थकान एक बाधा बनेगी जिससे छात्र का ध्यान और एकाग्रता प्रभावित होगी। क्लियर है? शारीरिक थकान एक बाधा बनेगी जिससे छात्र का ध्यान और एकाग्रता प्रभावित होगी। क्लियर? चलो आगे। परीक्षा के समय होने वाली घबराहट या चिंता छात्र के सीखने को कैसे प्रभावित करती है? परीक्षा के समय होने वाली घबराहट या चिंता। यस, आपके सामने भी एग्जाम है, क्या आप भी घबरा रहे हैं? क्या आप भी चिंतित है? तो बेटा, यह आपके अधिगम को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, चिंता जितनी ज्यादा होगी, छात्र उतना ही टॉपर बनेगा। चिंता पढ़ाई को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, क्योंकि यह एक आम बात है। थोड़ी सी चिंता अच्छी होती, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता पढ़ाई को बिगाड़ देती है। चिंता केवल कमजोर छात्रों को प्रभावित करती है, होशियार बच्चों को नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? बताते चले जाओ क्या आंसर होगा। यस, एग्जाम पास है और मोस्टली स्टूडेंट्स घबराहट और चिंता के शिकार हो जाते हैं बेटा। क्या ये उचित है? क्या चिंता करनी चाहिए? क्या जवाब होगा इसका? क्या जवाब होगा? यस, सी, बिल्कुल सही। थोड़ी सी चिंता अच्छी होती, ध्यान दें, थोड़ी सी चिंता करना अच्छी बात है। चिंता में मत डूबे रहें। कुछ व्यक्तियों का कहना होगा चिंता नहीं करोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? गलत।
चिंता करो लेकिन थोड़ी सी। बहुत ज्यादा चिंता पढ़ाई को बिगाड़ देती है। बहुत ज्यादा चिंता पढ़ाई को क्या कर सकती है? पढ़ाई को बिगाड़ सकती है बहुत ज्यादा चिंता। क्योंकि एक बात ध्यान रखना बेटा, चिंता चिता के समान होती है। अरे करना है तो चिंतन करो कि कैसे एग्जाम दिया जाए, तैयारी कैसे की जाए, समस्या का समाधान कैसे किया जाए। करना है तो चिंतन करो, चिंता नहीं। क्योंकि ध्यान देना, चिंता चिता की ओर ले जाती है और चिंतन समस्या के समाधान की ओर ले जाता है। ठीक है, चिंता कहां ले जाती है? चिता की ओर, और चिंतन समस्या के समाधान की ओर ले जाता है। इसलिए परीक्षा आपके सामने है, घबराहट और चिंता ज्यादा ना करें। थोड़ी बहुत चिंता, थोड़ी सी चिंता अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता पढ़ाई को बिगाड़ सकती है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। व्यवहारवाद के जनक तो बिल्कुल वाटसन माने जाते हैं। वाटसन के अलावा व्यवहारवादी और भी हैं, थॉर्नडाइक, पाउलो, स्कीनर, क्लार्क, गुथरी। ये सब कौन है? व्यवहारवादी हैं। ठीक है, ये सब क्या है? व्यवहारवादी हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अधिगम के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसे पूरी तरह से खारिज करते हैं? व्यवहारवादी किसे पूरी तरह से खारिज करते हैं, ये बताइए। बाहरी वातावरण के उद्दीपकों को फोकस के साथ पढ़नी है आज क्लास। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है, आंसर्स को देखना है और अपना एनालिसिस करना है कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्या आप उत्तर दे पाएंगे। अप्लाइड क्वेश्चंस आज ज्यादा लेकर के आई हूं मैं। देखिए, बाहरी वातावरण के उद्दीपकों को प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकने वाले व्यवहार को, चेतना, आत्मा और अंतर्दर्शन को, अभ्यास और पुरस्कार की प्रक्रिया को बताइए। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? यस, वॉइस तो आ रही है ना बेटा? सी, व्यवहारवादियों की बात हो रही है। और ध्यान दें, व्यवहारवादी वातावरण में अधिक विश्वास करते थे, वंशानुक्रम में कम। वातावरण में अधिक विश्वास करते थे, चाहे वो व्यवहारवादी कोई भी हो, वाटसन हो, थॉर्नडाइक हो, पाउलो हो, क्लार्क हो। वातावरण में अधिक विश्वास करते हैं, बाहरी वातावरण में विश्वास करते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं उस व्यवहार को मानते हैं। किसको खारिज करते हैं? चेतना, आत्मा और अंतर्दर्शन को। क्यों? क्योंकि इन्हें देखा नहीं जा सकता। इन्हें देखा नहीं जा सकता, इसलिए खारिज करते हैं चेतना, आत्मा और अंतर्दर्शन को। कौन? व्यवहारवादी। सिंपली ध्यान देना, व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम और वातावरण में अधिक विश्वास करते हैं। इसीलिए तो वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। किसने कहा था? वाटसन। किसने? वाटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक अपनी कक्षा के उन छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए टोकन इकोनॉमी, टोकन अर्थव्यवस्था जिसे बोलते हैं, टोकन इकोनॉमी का अनुप्रयोग करता है, जो बिल्कुल भी गृह कार्य नहीं करते। वह हर सही कार्य पर एक कूपन देता है, जिसे छात्र बाद में किसी खिलौने से बदल सकते हैं। अभिप्रेरणा के व्यावहारिक अनुप्रयोग के संदर्भ में इस व्यवस्था को दीर्घकालीन रूप से सफल बनाने की सबसे जटिल और वैज्ञानिक विधि क्या होगी? बताइए। कूपन देने की इस प्रक्रिया को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए ताकि स्थायी व्यवहार स्थायी बना रहे। जैसे ही छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करने लगे, बाह्य कूपनों को अचानक बंद कर देना चाहिए ताकि वे स्वयं पढ़ना सीखें। कूपनों के वितरण को धीरे धीरे कम करना चाहिए और उसके स्थान पर सामाजिक सुदृढ़ीकरण तथा कार्य के आंतरिक महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। टोकन इकोनॉमी का अनुप्रयोग केवल तीव्र बुद्धि वाले बालकों पर ही करना चाहिए, पिछड़े बालकों पर नहीं। बताओ क्या आंसर होगा? बेटा आवाज तो सही आ रही है ना? वॉइस क्लियर आ रही है? यस, आंसर दो।
बिल्कुल, प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। वापस एक बार देख लीजिए। छात्रों को मोटिवेट करने के लिए टीचर क्या करता है? टोकन इकोनॉमी अपनाता है ना। टोकन इकोनॉमी क्या होता है? कोई भी कूपन बच्चे को दे दिया जाता है और बाद में उस कूपन के बदले बच्चे को कुछ खिलौने या कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है इसे कैसे अपनाना चाहिए? आंसर आएगा 3। कूपनों के वितरण को धीरे धीरे कम करना चाहिए। लगातार अगर कूपन देंगे तो बच्चे को कूपन ग्रहण करने की आदत पड़ जाएगी, और जैसे आप कूपन देना बंद कर देंगे वो भी अपना व्यवहार करना बंद कर देगा। इसलिए कूपनों के वितरण को धीरे धीरे कम करना चाहिए और उसके स्थान पर सामाजिक सुदृढ़ीकरण, जैसे बच्चे की प्रशंसा करें, कार्य के आंतरिक महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। टोकन की संख्या धीरे धीरे कम करें, बच्चे की प्रशंसा करें, उसे अन्य तरीकों से मोटिवेट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमेशा कूपन देते रहेंगे तो बच्चा जो है वैसे ही व्यवहार करता रहेगा। जैसे ही कूपन रोक देंगे वो अपना व्यवहार करना बंद कर देगा, उचित व्यवहार करना बंद कर देगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्लियर आ रहे हैं? गुड। चलिए, कक्षा 11 का एक छात्र, नाम क्या है? राम, गणित की परीक्षा में लगातार असफल रहता है। गणित की परीक्षा में लगातार असफल हो रहा है। वह शिक्षक से कहता है कि सर, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं गणित कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि मेरे दिमाग की बनावट ही ऐसी है। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग की बनावट ही ऐसी है। कौन कह रहा है? राम कह रहा है, जो कौन सी क्लास में है? कक्षा 11 में। बर्नार्ड वेनर के कारण आरोपण सिद्धांत के अनुसार इस छात्र के भीतर शैक्षिक लाचारी को तोड़ने के लिए शिक्षक को उसके विचारों में किस प्रकार का अभिप्रेरणात्मक परिवर्तन करना होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। गणित नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा, असफल हो जाता है। शिक्षक से क्या कह रहा है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं गणित नहीं सीख सकता। बर्नार्ड वेनर के कारण आरोपण सिद्धांत, पहले ध्यान दें, कारण आरोपण सिद्धांत किसने दिया था? बर्नार्ड वेनर ने। कारण आरोपण सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, एट्रीब्यूशन थ्योरी। कारण आरोपण सिद्धांत क्या है समझ लीजिए। यह सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य में सफल या फिर असफल हो जाता है, सफल या फिर असफल हो जाता है, तो वे उस सफलता या असफलता का कारण किसे मानते हैं? स्वयं को मान रहे हैं कारण, शिक्षक को कारण मान रहे हैं, अपनी मेहनत को कारण मान रहे हैं, किसे कारण मान रहे हैं? यह बताया जाता है कारण आरोपण सिद्धांत में, जो कि किसने दिया था? जो कि किसने दिया था? बर्नार्ड वेनर ने। क्लियर है? तो बताइए, छात्र को यह विश्वास दिलाना कि उसकी असफलता का कारण भाग्य है, जो उसके हाथ में नहीं है। छात्र के ध्यान को क्षमता की कमी से हटाकर प्रयासों रणनीति की कमी पर केंद्रित करना। छात्र को सांत्वना देना कि परीक्षा का प्रश्न पत्र ही हमेशा कठिन बनाया जाता है। छात्र को कक्षा के सबसे होशियार बच्चे से अपनी तुलना करने के लिए कहें। यस, बी आंसर। छात्र के ध्यान को क्षमता की कमी, बच्चा क्या बोल रहा है? मेरे में क्षमता ही नहीं है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस शैक्षिक लाचारी को दूर करना चाहिए और बच्चे से कहना चाहिए कि बेटा, क्षमता की कमी नहीं है, तो आपके प्रयास और आपकी रणनीति में कमी रही है, क्योंकि आप भी असफल हो जाते हैं। कई बार आप भी असफल हो जाते हैं और बर्नार्ड वेनर का कारण आरोपण सिद्धांत अपनाते हैं। असफल होने के बाद आप क्या कहते हैं? मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, सरकारी नौकरी मेरी किस्मत में ही नहीं है। ये गलत है। टीचर को क्या करना चाहिए? बेटा, किस्मत को मत कोसो, अपनी क्षमता को मत कोसो। कमी रही है तो आपके प्रयासों में रही है, आपकी रणनीति में कमी रही है। तो आपको ये सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा। बर्नार्ड वेनर ने दिया है कौन सा सिद्धांत? कारण आरोपण सिद्धांत, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य में सफल या फिर असफल हो जाते हैं, तो वो सफलता और असफलता का कारण किसे मानते हैं। क्लियर? क्लियर है? चले आगे। चलिए, पावलोव को जानते होंगे ना, परिचित हैं? पावलोव प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर। सिद्धांत कौन सा दिया?
शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, एक बात क्लियर होनी चाहिए। पावलोव के अनुबंध प्रयोग में यदि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है बेटा? भोजन, यूसीएस, स्वाभाविक उद्दीपक। ध्यान दें, ये जो वर्ड है स्वाभाविक, इसके लिए शब्द आता है अनानुबंधित, ये शब्द भी आ सकता है। और जो शब्द है अस्वाभाविक जो वर्ड है, इसके लिए एक अलग शब्द आ सकता है अनुबंधित। ध्यान देना शब्दों पर। स्वाभाविक के लिए ये वर्ड भी आ सकता है, स्वाभाविक शब्द ना आकर के हो सकता है यहां आ जाता अनानुबंधित उद्दीपक। तो अनानुबंधित उद्दीपक पावलोव के प्रयोग में क्या है? भोजन है। अनानुबंधित उद्दीपक यानी स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन है। भोजन देने से ठीक पहले कई बार घंटी बजाई जाती, ऐसा ही होता था पावलोव के प्रयोग में। घंटी, भोजन, घंटी बजी, घंटी बजते क्या लाया गया? भोजन, घंटी बजते क्या लाया गया? भोजन। भोजन को देखकर लार गिर रही थी, लेकिन इसी क्रिया की पुनरावृत्ति हुई तो घंटी के बजने पर ही क्या गिरने लग गई? लार। तो भोजन देने से ठीक पहले कई बार घंटी बजाई जाती है तो अनुबंधन हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुबंधन, संबंध स्थापित हो जाता है। किसका? घंटी, भोजन। घंटी यानी भोजन, इसीलिए तो घंटी के बजने पर ही लार गिरने लगी, यानी घंटी और भोजन का क्या स्थापित हो गया? अनुबंधन स्थापित हो गया। लेकिन यदि केवल घंटी बजाई जाए और भोजन कभी ना दिया जाए, घंटी बज रही है भोजन नहीं आ रहा, घंटी बज रही है भोजन नहीं आ रहा है, तो बताओ क्या होगा? स्वतः पुनः प्राप्ति, उद्दीपक, सामान्यकरण, विलोपन, उच्च स्तरीय अनुबंधन। क्या होगा? क्या होगा बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। यस, यस बेटा। प्रिंस, गरिमा, सुमन, अरुण, रामपाल, देव, कोमल, यस बेटा, बताते चले जाओ, बताते चले जाओ। सी, यस, विलोपन, एक्सटेंशन, विलोपन, विलोप हो जाना, गायब हो जाना। सीधी सी बात है, समझते भी चले जाओ बेटा, केवल प्रश्न का जवाब नहीं देना है, समझना है कंटेंट को, क्योंकि जरूरी नहीं हूबहू प्रश्न उठकर के आए एग्जाम में। एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं। अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आपको कंटेंट कितनी अच्छी समझ हो कि आप प्रश्न को समझ सके और उसका जवाब दे सके। किसे कहते हैं विलोप? पहले तो क्या हो रहा था? घंटी बजते क्या आ रहा था? भोजन। घंटी बजते क्या आ रहा था? भोजन। लेकिन अब घंटी बजी, लार गिरी, भोजन नहीं आया। फिर घंटी बजी, लार गिरी, भोजन नहीं आया। फिर घंटी बजी तो अब लार नहीं गिरी, क्योंकि कुत्ते को पता लग गया कि अब भोजन नहीं दिया जा रहा है, केवल घंटी बजाई जा रही है। तो लार का क्या हो गया? विलोप हो गया। बार बार केवल घंटी ही बज रही थी, तो लार का क्या हो गया? विलोप हो गया। ठीक है, क्लियर है? विलोपन। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षार्थी हर बार टेस्ट में अच्छे नंबर लाता है ताकि उसे माता पिता से डांट ना खानी पड़े। भाई नंबर क्यों लाता है? केवल इस वजह से लाता है, केवल इस वजह से लाता है कि माता पिता से डांट न खानी पड़े। ठीक है, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार यह किस प्रकार का पुनर्बलन है? बताइए, जवाब दीजिए बेटा। सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक, सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड, क्या होगा? आंसर क्या होगा? यस, जल्दी आंसर दीजिए, फास्ट। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? यस, नकारात्मक पुनर्बलन। माता पिता से डांट न खानी पड़े, माता पिता की डांट से बचने के लिए जो कार्य होता है, यानी किसी भी अप्रिय या कष्टदायक व्यवहार से बचने के लिए किया जाने वाला कार्य, वो क्या कहलाता है? नकारात्मक पुनर्बलन। कष्टदायक कोई भी चीज है, माता पिता की डांट पड़ेगी, ये भी कष्टदायक, उससे बचने के लिए कार्य किया जा रहा है, तो वो कौन सा पुनर्बलन है? नकारात्मक पुनर्बलन। चलो जी आगे। कक्ष में छात्रों के अभिप्रेरणा स्तर को बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारण का अनुप्रयोग किया जाता है। नीचे दो अलग अलग छात्रों के व्यवहार दिए गए हैं, पहले व्यवहार पढ़ने हैं आपको। ठीक, छात्र एक्स ये क्या कह रहा है? मैं इस अध्याय को इसलिए गहराई से पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं इस अध्याय को इसलिए गहराई से पढ़ रहा हूं ताकि मैं इस विषय का विशेषज्ञ बन सकूं, भले ही परीक्षा में मेरे नंबर थोड़े कम आए। ठीक,
छात्र वाई क्या कह रहा है, मैं केवल उन प्रश्नों को रट रहा हूं, मैं केवल उन प्रश्नों को रट रहा हूं जो परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर क्लास में टॉप करना है या मुझे केवल किसी भी कीमत पर सिलेक्शन चाहिए और डांट से बचना है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस आपने पढ़ ली। अभिप्रेरणा के आधुनिक अनुप्रयोग के अनुसार इन दोनों छात्रों के लक्ष्य विन्यास का सही वर्गीकरण क्या है, बताइए। छात्र एक्स प्रदर्शन लक्ष्य, छात्र वाई प्रवीणता लक्ष्य। छात्र एक्स परिहार लक्ष्य, छात्र वाई उपागम लक्ष्य। छात्र एक्स प्रवीणता लक्ष्य, छात्र वाई प्रदर्शन लक्ष्य। दोनों छात्र केवल बाह्य अभिप्रेरणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या जवाब, क्या जवाब होगा? हाँ, मिश्चू की तरह रट रहा है ये तो, कि बस पास हो जाए कैसे भी करके। क्या जवाब होगा बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास, अंजना, रजनी, मीना, पंकज, मिसू, शिवा, यस बेटा, सी आंसर, गुड, वेरी गुड। छात्र एक्स उस विषय में प्रवीणता चाहता है, ठीक है, गहराई से उस विषय को पढ़ना चाहता है ताकि उसका विशेषज्ञ बन सके, और विशेषज्ञ बनने के लिए किसी भी विषय में प्रवीणता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि छात्र वाई केवल प्रदर्शन, कि बस सबको पता लग जाए भाई मैं पास हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, चलो। कक्ष प्रबंधन में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करने के लिए रेडी है, तैयार है? चलो जी। अति औचित्य प्रभाव, अति औचित्य प्रभाव इंग्लिश में कहेंगे ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। अति औचित्य प्रभाव, ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट के अनुप्रयोग से बचने के लिए शिक्षक को उन कार्यों के लिए कभी भी बाहरी पुरस्कार नहीं देने चाहिए जिनमें छात्र पहले से ही रुचि दिखा रहे हों। समझ लीजिए, ये शब्द आपके सामने आ जाए, अति औचित्य प्रभाव। इसका मतलब ही सीधा सीधा क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि शिक्षक को उन कार्यों के लिए कभी भी बच्चे को पुरस्कार नहीं देना चाहिए जो बच्चा अपनी इच्छा से कर रहा है। वो तो आंतरिक रूप से मोटिवेट है, वो जब कार्य कर रहा है अपनी इच्छा से, तो वहां पुरस्कार देने की क्या जरूरत है? और अगर वहां पुरस्कार दे दिया तो अति औचित्य प्रभाव पड़ेगा। अगर वहां बच्चे को पुरस्कार दे दिया तो बच्चा अब अपने आनंद के लिए कार्य नहीं करेगा, बच्चा कार्य करना छोड़ देगा कि आनंद के लिए, मैं तो पुरस्कार के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं तो पुरस्कार के लिए कार्य कर रहा हूं। तो ऐसे कार्य पर कभी भी बाहरी पुरस्कार नहीं देना चाहिए जिनमें छात्र पहले से रुचि दिखा रहे हैं। ये कौन सा प्रभाव होता है? अति औचित्य प्रभाव। ठीक, देखिए, जेडपीडी नाम सुना है ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जेडपीडी संप्रत्यय किसने दिया था? वाइगोत्स्की। जेडपीडी संप्रत्यय किसने दिया था? वाइगोत्स्की। जेडपीडी नियम के अनुसार यदि शिक्षक कक्षा में ऐसे कार्य देता है जो बच्चों के वर्तमान स्तर से बहुत अधिक कठिन है, तो यह उनके इष्टतम तनाव को पार कर जाएगा और अभिप्रेरणा को ध्वस्त कर देगा। कक्षा में हमेशा प्रतिस्पर्धात्मक संरचना लागू करने से कमजोर बच्चों की अभिप्रेरणा का स्तर सबसे तेज गति से बढ़ता है। ठीक है, सबसे तेज गति से बढ़ता है। अब आपको बताना है सत्य कौन कौन से हैं। इनमें से आपको सत्य कथन कौन कौन से लग रहे हैं? यस, सत्य बताइए, सत्य कथन कौन कौन से हैं? देखो, सी लग रहा है। अति औचित्य प्रभाव के अनुप्रयोग से बचने के लिए शिक्षक को उन कार्यों के लिए कभी भी बाहरी पुरस्कार नहीं देने चाहिए जिनसे छात्र पहले से रुचि दिखा रहे हों। बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, जेडपीडी नियम के अनुसार, जेडपीडी आप जानते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यदि शिक्षक कक्षा में ऐसे कार्य देता है जो बच्चों के वर्तमान स्तर से बहुत अधिक कठिन है, बच्चों को उतनी ही चुनौती दें जितना वो झेल सके। बहुत अधिक कठिन है तो यह उनके इष्टतम तनाव को पार कर जाएगा और अभिप्रेरणा को ध्वस्त कर देगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमेशा बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही उन्हें चुनौतियां देनी चाहिए। कक्षा में हमेशा प्रतिस्पर्धात्मक संरचना लागू करने से
कमजोर बच्चों की अभिप्रेरणा का स्तर सबसे तेज गति से बढ़ता है। गलत। हमेशा अगर कक्षा में प्रतिस्पर्धात्मक संरचना लागू की जाएगी तो कमजोर बच्चे हीन भावना के शिकार हो जाएंगे, उनका मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है, इसलिए हम किस पर जाएंगे? पहला और दूसरा सही है, केवल 1 और 2। क्लियर? चले? यस। क्लार्क हल के अधिगम सिद्धांत में प्रणोदहास का क्या अर्थ है? क्लार्क हल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। क्लार्क हल, प्रणोदहास का क्या अर्थ है? क्लार्क हल कौन सा सिद्धांत दिया था क्लार्क हल ने? पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है, या क्या कहेंगे? चालक न्यूनता सिद्धांत, या क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, और भी कई नाम है। किसने दिया था? क्लार्क हल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर के अंतर्गत। उसके बाद अपनी पुस्तक अ बिहेवियर सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने इसे विकसित किया। बात समझ में आ रही है? क्लार्क हल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर के अंतर्गत ये सिद्धांत दिया था, और अपनी पुस्तक अ बिहेवियर सिस्टम, दूसरी पुस्तक थी, अ बिहेवियर सिस्टम के अंतर्गत इसे क्या किया था? विकसित किया था। तो ये क्लार्क हल के सिद्धांत का नाम है। इनके अधिगम सिद्धांत में प्रणोदहास का क्या अर्थ है? पहले आप जवाब दें, फिर मैं बताती हूं। बाहरी पुरस्कारों को पूरी तरह से अस्वीकार करना। एग्जाम आगे बढ़ेगी का, एग्जाम का क्या होगा? मैडम बेटा मैं ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए नहीं आती हूं यहां। फालतू की बात करने से क्या मतलब है? एग्जाम आगे बढ़ेगा क्या, ये सारी चीज आप मुझसे पूछेंगे, मुझसे आंसर नहीं पाएंगे। ऐसे वीडियोस तो बहुत मिल जाते हैं ना आपको यूट्यूब पर, ढेरों वीडियोस मिल जाते हैं। कोई खबर आई कि आपके ऐसे ढेरों वीडियोस आ जाते हैं, लेकिन बेटा मैं इस तरह की वीडियोस लेकर नहीं आती हूं। मेरा मकसद है एग्जाम आपके सामने है तो आपको प्रिपेयर करना, आपको तैयार करना, ठीक है। हर छोटी मोटी बात पर वैसे ही पता कुछ होता नहीं है कि एग्जाम आगे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा क्या, कैसे बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ेगा, चांसेस है क्या? बिल्कुल चांसेस नहीं है। एक बात ध्यान दो, आपके सामने भी डेट है, बेकार की बातें बिल्कुल मत करो और एग्जाम के लिए तैयारी करो, बस इतना सा होना चाहिए, ठीक है। मैं तो यही कहूंगी कि एग्जाम होगा, तैयारी करते रहो। जैविक आवश्यकताओं, देखिए बाहरी पुरस्कारों को पूरी तरह से अस्वीकार करना, जैविक आवश्यकता से उत्पन्न तनाव को कम करना, केवल सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा बिना किसी उद्देश्य से व्यवहार करना। क्या आंसर होगा? यस, बी आंसर होगा। बी आंसर होगा, जैविक आवश्यकता है। जो जैविक आवश्यकता, आपको एक बात पता होनी चाहिए, किसी भी वस्तु का अभाव आवश्यकता को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? आवश्यकता को जन्म देता है। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक प्रणोद होता है, एक चालक होता है, एक ड्राइव होता है। जैसे भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक क्या है? भूख। भोजन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक क्या है? भूख। और क्लार्क अपना हल का आपने देखा भी होगा, नीड, ड्राइव, एक्टिविटी, गोल, रिड्यूस्ड ड्राइव। ठीक है, एक सूत्र किसने दिया था? क्लार्क हल ने। आवश्यकता होती जैसे भोजन की आवश्यकता, प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या होता है? चालक होता है, प्रणोद होता है। क्रिया होती है, गोल की प्राप्ति होती है, तो चालक रिड्यूस्ड हो जाता है, उसका हाथ हो जाता है ना। चालक क्या था? भूख। जब भोजन खाने के लिए मिल जाएगा तो भूख हो जाएगी शांत, ठीक है। प्रणोद कह दो, चालक कह दो, इंग्लिश में ड्राइव कह दो, एक ही बात है। अंतर्नोद कह दो, एक ही बात है। क्लियर? तो यहां आंसर नंबर 2। चलो, एक सर्कस के भालू को धीरे धीरे मोटरसाइकिल चलाना सिखाया जाता है, ठीक है भाई। भालू है, धीरे धीरे क्या सिखाई जा रही है? मोटरसाइकिल। इसके लिए उसे हर छोटे और सही कदम पर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। जैसे वो एक कदम बढ़ाता है, उसे क्या दिया जाता है? पुरस्कार। स्किनर की इस प्रविधि को क्या कहा जाता है?
स्किनर की इस प्रविधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, भालू को धीरे धीरे मोटरसाइकिल चलाना सिखाया जा रहा है, या सिंपल बच्चे की भी बात करें, बच्चा है उसे अभी चलाना नहीं आता मोटरसाइकिल, उसे हम चलाना सिखा रहे हैं। जैसे वो एक कदम बढ़ाता है, जैसे वो थोड़ा सा भी प्रयास करता है, तो धीरे धीरे उसे क्या दिया जाता है? पुरस्कार। इसे क्या कहेंगे? श्रृंखला अधिगम, आकस्मिकता प्रबंधन, क्रमिक सन्निकट, या शेपिंग, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण। क्या कहेंगे इसे? बताइए, क्या कहेंगे? यस, शेपिंग। शेपिंग संप्रत्यय किसने दिया था? बिल्कुल स्किनर ने दिया था। शेपिंग संप्रत्यय किसने दिया था? स्किनर ने दिया था अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत ये संप्रत्यय उन्होंने दिया था। शेपिंग होता ही है। शेपिंग का अर्थ ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि हर छोटे और सही कदम पर बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार दिया जाता है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में क्या आता है? फिर परिवर्तन। धीरे धीरे वो काम करना सीख जाता है। ठीक, चलो जी, यस, तैयार हो जाइए बड़ा प्रश्न पढ़ने के लिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खोजपूर्ण अधिगम और परियोजना विधि का उपयोग करना चाहती है ताकि बच्चों में उच्च स्तरीय रचनात्मकता का विकास हो सके। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत और अभिप्रेरणा के शैक्षिक महत्व के संदर्भ में इस शिक्षण पद्धति की सफलता के लिए छात्रों में किस प्रकार की अभिप्रेरणात्मक संरचना का होना अनिवार्य है? उच्च बाह्य अभिप्रेरणा, जहां छात्र केवल ग्रेड और शिक्षक की प्रशंसा के लिए काम करें। उच्च स्व प्रभावकारिता, इंग्लिश में कहेंगे हाई सेल्फ एफिकेसी, और अभिनिर्धारित विनियमन, इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिफाइड रेगुलेशन, जहां छात्र कार्य के महत्व को अपनी व्यक्तिगत उन्नति से जोड़ सके। शून्य प्रणोदिस्ती, ताकि छात्र बिना किसी मानसिक हलचल के शांति से सीखें। केवल भय आधारित अभिप्रेरणा, ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। बताइए क्या आंसर होगा? हाँ, पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। यस, पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए। बी, बिल्कुल बी आंसर है। देखिए, उच्च स्वप्रभावकारिता, उच्च स्वप्रभावकारिता, हाई सेल्फ एफिकेसी। पहली बात तो ये संप्रत्यय जो है ना, उच्च स्वप्रभावकारिता, ये संप्रत्यय अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। ध्यान देना, अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, ये संप्रत्यय किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। और इस संप्रत्यय का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास। लिख लेना, अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास कि यह मैं कर सकता हूं, यह मैं कर सकता हूं, उच्च स्व प्रभावकारिता का अर्थ होता है। और एक शब्द है अभिनिर्धारित विनियमन। अभिनिर्धारित विनियमन को हम स्वनियमित अधिगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वनियमित अधिगम भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका तात्पर्य है अपनी पढ़ाई, अपना व्यवहार, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रबंधित और नियंत्रित करना बिना किसी बाहरी दबाव के। कोई बाहरी दबाव नहीं होता है, कोई माता पिता का डर नहीं होता है। बच्चा स्वयं अपनी पढ़ाई की योजना खुद बनाता है और उस पर टिका रहता है। ठीक है, बच्चा अपनी पढ़ाई की योजना खुद बनाता है और उस पर टिका रहता है। इसे जस्ट क्या कहेंगे? अभिनिर्धारित विनियमन। ठीक है, जहां छात्र कार्य के महत्व को अपनी व्यक्तिगत उन्नति से जोड़ सके। आंसर आएगा 2। ठीक, चलो आगे। यस, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा के अत्यधिक अनुशासनहीन और पढ़ाई में पिछड़े बच्चों को सुधारने के लिए स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी क्या होता है? लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है सामने ही, देख लीजिए। टोकन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अच्छा व्यवहार करने पर एक स्टार या कूपन देना।
जैसे बच्चा अच्छा व्यवहार करे स्टार दे दें, कूपन दे दें, जिसे बाद में उपहार से बदला जा सके। ये टोकन इकोनॉमी होता है, का उपयोग करता है। इस पद्धति के शैक्षिक महत्व और इसकी सीमाओं के संदर्भ में कौन सा विश्लेषणात्मक कथन सत्य है? सत्य कथन ढूंढना है आपको। यह पद्धति जीवन भर के लिए बच्चों में स्थायी आंतरिक अभिप्रेरणा पैदा कर देगी। यह जटिल और अमूर्त संपत्तियों को सीखने के लिए शुरुआती स्तर पर पूरी तरह से विफल रहेगी। यह व्यवहार परिमार्जन के प्रारंभिक चरण में बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन यदि इसे धीरे धीरे हटाया न जाए तो टोकन बंद होते ही वांछित व्यवहार भी समाप्त हो सकता है। शैक्षिक मनोविज्ञान में इस प्रकार के कृत्रिम प्रेरकों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बताओ क्या आंसर होगा? यस, आंसर होगा 3। यह व्यवहार परिमार्जन, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, क्योंकि बच्चा क्या है? अनुशासनहीन है। बच्चे को अच्छा बनाना है, अनुशासन में रहना उसे सिखाना है। तो व्यवहार परिमार्जन के लिए प्रारंभिक चरण में बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में सही है, ये अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन यदि इसे धीरे धीरे हटाया न जाए, धीरे धीरे, तो टोकन देना बंद करना पड़ेगा और अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। प्रशंसा करो उसकी, बच्चे की प्रोत्साहित करो उसे, टोकन देना धीरे धीरे बंद करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वांछित व्यवहार भी समाप्त हो सकता है। क्लियर है बेटा? आगे चले, आगे चले। यस यस, चलो। विलोपन की प्रक्रिया, विलोपन क्या होता है जानते हैं ना? जानते हैं ना? लार का गिरना बंद हो जाना। लार कौन गिरा रहा था? कुत्ता। कौन, किसके प्रयोग में? पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, लार का गिरना बंद क्यों हो गया? क्योंकि घंटी बजी, भोजन नहीं दिया। घंटी बजी, भोजन नहीं दिया, तो लार का गिरना बंद हो गया। ठीक है, विलोपन की प्रक्रिया पूरी होने के कुछ दिनों बाद जब कुत्ते को दोबारा अचानक घंटे की आवाज सुनाई देती है, ठीक है, विलोपन हो गया था, लेकिन दोबारा अगर घंटे की आवाज सुनाई देती है तो वह फिर से थोड़ी लार टपका देता है। इस घटना को पावलो ने क्या नाम दिया? बताइए बताइए बताइए। यस, बाह्य अवरोध, उद्दीपक विभेदीकरण, स्वतः पुनर्प्राप्ति, क्रमिक सन्निकट। लीजिए जवाब। यूपी टेट की मैराथन बेटा, ये कर लो पहले। ठीक है, ये कर लीजिए। यस, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल, देखो फिर से थोड़ी लार टपका देता है, स्वतः पुनर्प्राप्ति। क्यों? क्योंकि सीखा है हुआ व्यवहार पूरी तरह से गायब नहीं होता है। ठीक है, बाह्य अवरोध का मतलब तो आप जानते हैं। जब अनुबंधन स्थापित हो रहा था, घंटी बजते भोजन आया, लेकिन अगर घंटी बजते बीच में ही बाहरी तरीके से कोई आवाज आ जाती, फोन बजता, तो अवरोध उत्पन्न हो जाता, अनुबंधन स्थापित नहीं हो पाता। इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य अवरोध। उद्दीपक विभेदीकरण किसे कहेंगे? पता होगा आपको। उद्दीपक विभेदीकरण, जैसे घंटी बजी, भोजन आया। भाई घंटी बजी, लार गिरी, भोजन आया। अब घंटी के स्थान पर सीटी बजेगी, सीटी बजी, लार गिरी, भोजन नहीं आया। घंटी बजी, लार गिरी, भोजन आया। सीटी बजी, लार गिरी, भोजन नहीं आया। अब कुत्ते के बात समझ में आ गई। कुत्ता दोनों उद्दीपकों में विभेद करना सीख गया कि ये जो घंटी की आवाज होती है उस पर ये लार टपकानी है, क्योंकि उस पर ही भोजन आता है। ये जो सीटी की आवाज होती है ना, इस पर लार नहीं टपकानी, क्योंकि भोजन नहीं आता है। दोनों उद्दीपकों में कुत्ता विभेद करना सीख गया। तो ये क्या होता है? उद्दीपक विभेदीकरण। स्वतः पुनः प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि जो व्यवहार वो करता था वो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है। क्रमिक सन्निकट आप जानते हैं, शेपिंग जिसे बोलते हैं ना, शेपिंग जिसे बोलते हैं, धीरे धीरे पुनर्बलन देकर बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? क्रमिक सन्निकट या शेपिंग। ठीक, चलो जी नेक्स्ट। स्किनर के अनुसार, किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन अनुसूची, पुनर्बलन अनुसूची जो स्किनर ने दी थी, पता होगा आपको। पुनर्बलन अनुसूची व्यवहार को सबसे स्थायी बनाती है, यानी सबसे अच्छी पुनर्बलन सूची कौन सी होगी और जिसका विलोपन करना सबसे कठिन होता है? बताइए। सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल अनुसूची, निश्चित अनुपात अनुसूची, परिवर्तनशील अनुपात अनुसूची। क्या आंसर होगा? जवाब दीजिए बेटा, क्या आंसर होगा?
यस, बताते चले जाओ, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। पुनर्बलन अनुसूची को सिंपली दो भागों में बांटा गया है, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन, क्लियर है। फिर आंशिक पुनर्बलन को दो भागों में बांटा गया है, अनुपात पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। फिर अनुपात पुनर्बलन को दो भागों में बांटा गया है, अरे बात क्लियर है ना, अनुपात पुनर्बलन को दो भागों में बांटा गया है, निश्चित और परिवर्तनशील। अंतराल को भी दो भागों में बांटा गया है, निश्चित और परिवर्तनशील। यस, बेस्ट होती है परिवर्तनशील अनुपात अनुसूची, ठीक है। परिवर्तनशील अनुपात अनुसूची, जैसे मान लीजिए कि एक कारीगर है जो टी शर्ट की सिलाई करता है, 5 टी शर्ट सिलने पर उसे 100 रुपए मिलते हैं, तो ये तो निश्चित अनुपात हो गया। लेकिन टी शर्ट वो कर रहा है, कभी भी उसे पुनर्बलन मिल सकता है, उसे पता नहीं है, कभी भी हो सकता है 2 टी शर्ट के बाद ही, हो सकता है 10 टी शर्ट के बाद, कभी भी पुनर्बलन दे देना, ये बहुत अच्छा पुनर्बलन माना जाता है, जिसे परिवर्तीय या परिवर्तनशील अनुपात अनुसूची भी कहा जाता है। क्लियर है, चलो आगे। बर्नार्ड वेनर आ गया, इनका वही कारण आरोपण सिद्धांत आ गया, पता है ना। तो कारण आरोपण सिद्धांत किसका, बर्नार्ड वेनर का, के अनुसार जब एक छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है, छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है, तो उसकी भविष्य की अभिप्रेरणा इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी असफलता का कारण किसे मानता है। कारण आरोपण सिद्धांत में यही होता है बेटा, फेल हो जाए या पास हो जाए, दोनों स्थिति में वो इसका कारण किसे मानता है, इसे ही कारण आरोपण सिद्धांत कहा जाता है। एक शिक्षक के रूप में छात्र के भीतर शैक्षिक लाचारी को रोकने के लिए आपको उसकी असफलता का कारण किस कारक पर केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब दे दो। भाग्य या किस्मत, प्रश्न पत्र का कठिन होना, छात्र की जन्मजात बुद्धि या क्षमता की कमी, छात्र के प्रयासों या रणनीति में कमी। अनुत्तरित प्रश्न, सीधी सी बात है, उसकी शैक्षिक लाचारी को किसमें तब्दील करेंगे, छात्र के प्रयासों या रणनीति में कमी। ठीक है, एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि बच्चे को कहीं, कोई बात नहीं बेटा, कहीं ना कहीं प्रयासों में कमी रह गई थी, कहीं ना कहीं रणनीति में कमी रह गई थी, इसीलिए आप फेल हो गए, इसलिए आपको सफलता नहीं मिली। क्लियर है, चले आगे, चले आगे। पहले ये बता दो मुझे कि प्रश्नों में मजा आ रहा है या नहीं, प्रश्नों में मजा आ रहा है या नहीं, तो ही मैं आगे चलूं। बताइए जल्दी से, मुझे जल्दी से बता दीजिए पहले। यस बेटा बता दो। सुभाष, अयांश, शकुंतला, कोमल, नेहा, सीतामल, चेतना, देव। यस बेटा, यस यस यस, आ रहा है, यस। परफेक्ट चौधरी, आप बिल्कुल रवाना हो सकते हैं। और बाकी सबको मजा आ रहा है, एक को मजा नहीं आ रहा। बेटा जिनको मजा नहीं आ रहा, जो प्रश्नों को हल करने में रुचिकर नहीं है, उनको तो आना ही नहीं चाहिए क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड, बाकी सबको मजा आ रहा है, शाबाश बेटा। जिनको मजा आ रहा है, जो हल कर पा रहे हैं, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए आई हूँ यहाँ पर, मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर हूँ। गुड 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 गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि बेटा कई बार होता है ना, आपका कुछ भी कहते हैं ना, बड़े आराम से आप कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सबके लिए मेहनत लगती है, और ये जो मेहनत होती है वो आपके लिए ही होती है। तो इसका, हर किसी की मेहनत का आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और अपनी कोई भी बात आपको रखनी है तो बड़े तरीके से अपनी बात को रख देना चाहिए। क्या चाहते हैं आप, क्या नहीं चाहते हैं। और बिल्कुल मैं कमेंट्स में देखती हूँ कि कुछ बच्चे अपनी बात को इतना रेस्पेक्टफुली रखते हैं कि इससे उनके संस्कारों का पता लगता है, और कुछ ऐसे करते हैं जैसे प्रहार कर रहे हो, जैसे उन्होंने खरीद लिया हो, ऐसे बोलते हैं कुछ। तो इससे बेटा आपके संस्कारों का पता लगता है ना, आपकी परवरिश का पता लगता है कि यस कितने अच्छे संस्कार आप में है। हमेशा अपनी बात को रखने का तरीका हमें आना चाहिए, ठीक है। यस बेटा, ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पाठ्यचर्या के निर्माण और कक्षा कक्ष प्रबंध में अभिप्रेरणा के शैक्षिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, क्लियर।
लेविन, लेविन का नाम सुना है ना आपने, कूर्ट लेविन। ठीक है, पूरा नाम क्या है, कूर्ट लेविन। कूर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जीवन विस्तार सिद्धांत, लाइफ स्पेस थ्योरी इन्होंने दिया है। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो छात्र के जीवन विस्तार, वही लाइफ स्पेस, जीवन विस्तार लाइफ स्पेस में सकारात्मक आकर्षण पैदा करे, जिससे अधिगम के प्रति स्वतः प्रेरणा मिले। बात समझ में आ रही है। लेविन का सिद्धांत यही कहता है बेटा कि वातावरण इतना आकर्षित होना चाहिए, ठीक है, लक्ष्य इतना आकर्षित होना चाहिए कि बच्चा स्वयं अधिगम करने के लिए प्रेरित हो सके। ठीक है, ये विचार आपको सही लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है। पाठ्य सामग्री का स्तर, पाठ्य सामग्री का स्तर यदि छात्र के समीपस्थ विकास के क्षेत्र, समीपस्थ विकास के क्षेत्र क्या है, जेडपीडी, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संकल्पना किसने दी है, वाइगोत्स्की। तो पाठ्य सामग्री का स्तर यदि छात्र के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से बहुत ऊपर या बहुत नीचे होगा, बहुत कठिन या बहुत आसान होगा, तो छात्र की अभिप्रेरणा का स्तर गिर जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समीपस्थ जेडपीडी के अंदर ही होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा टफ, ना बहुत ज्यादा आसान। कक्षा में केवल प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य संरचना लागू करने से सभी प्रकार के छात्रों का अभिप्रेरणात्मक स्तर उच्चतम रखा जा सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक माहौल हमेशा रहेगा तो क्या छात्रों का अभिप्रेरणा स्तर हमेशा ऊंचा रखा जा सकता है, हमेशा ऊंचा रहेगा? नहीं, ये बात सही नहीं है। तो दोनों कथन तो मुझे सही लग रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। क्लियर है, नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है बेटा, चलिए आगे। यस, शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, आईपी पावलोव। पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में सीएस यानी घंटी और यूसीएस, यूसीएस यानी भोजन के बीच का समय अंतराल मनोवैज्ञानिक रूप से कितना होना चाहिए ताकि सबसे प्रभावी अनुबंधन हो सके। अनुबंधन, अनुबंधन का सिंपल भाषा में अर्थ है बेटा संबंध। क्या है, संबंध। संबंध किस किस के बीच स्थापित हुआ था, घंटी और भोजन, घंटी और भोजन। इसीलिए तो घंटी की आवाज पर ही लार गिरने लग गई थी, क्योंकि कुत्ते ने समझा घंटी, घंटी यानी भोजन, क्योंकि घंटी बजती तभी तो भोजन आता है। दोनों में क्या स्थापित हुआ था, संबंध। अब दोनों उद्दीपकों में बताइए समय अंतराल कितना होना चाहिए। समय अंतराल पूछा है, लगभग 5 से 10 मिनट, लगभग 0.5 से 5 सेकेंड। दोनों को बिल्कुल एक ही साथ देना आवश्यक है। भोजन पहले और घंटी बाद में दी जानी चाहिए। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? यस, ध्यान दें, दोनों उद्दीपकों के बीच अनुबंधन स्थापित करने के लिए 5 सेकंड से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन स्थापित होने में बाधा उत्पन्न होगी। अरे आधे सेकंड का अंतर रखें, घंटी और जस्ट भोजन ला दें, 1 सेकंड का रखें, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। इससे ज्यादा का यदि आपने अंतर रखा तो दोनों में अनुबंधन स्थापित नहीं हो पाएगा। घंटी और भोजन में अनुबंधन स्थापित नहीं हो पाएगा। समय अंतराल केवल कितना होना चाहिए, आधे सेकंड से ज्यादा 5 सेकंड। ठीक है, आधे सेकंड से ज्यादा 5 सेकंड। क्लियर, चलो आगे। थॉर्नडाइक, किसका नाम आ रहा है बेटा, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था बेटा, बिल्ली पर प्रयोग किया था, पता है आपको। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध या बंधन स्थापित होने का सबसे प्राथमिक और अनिवार्य आधार क्या है, बताना है। पढ़िए, विद्यार्थी द्वारा परिस्थिति का अचानक सूझ के माध्यम से संपूर्ण विश्लेषण करना, अभिप्रेरणा या चालक की उपस्थिति में शिक्षार्थी द्वारा किए जाने वाले निरंतर अंधाधुंध और त्रुटिपूर्ण प्रयास, समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार को ढालने की योग्यता, बिना किसी शारीरिक हलचल के केवल विचारों के स्तर पर समस्या का समाधान खोजना। जवाब दीजिए बेटा, जवाब दीजिए, यस आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा?
प्रश्न के एक एक शब्द पे फोकस करना है, फिर आंसर देना है, फिर आंसर देना है। यस, थोंडाइक की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है? थोंडाइक की बात हो रही है। और अगर थोंडाइक का प्रयोग आपने पढ़ा है तो बिल्ली को किसमें बंद कर दिया जाता था? पिंजरे में। ठीक है, बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर रख दिया मांस का टुकड़ा। भूख लग रही थी बिल्ली को। अब बिल्ली को पता नहीं था कि दरवाजा कहां से खुलेगा, लेकिन बिल्ली ने अंधाधुंध बिल्कुल इधर 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 धक्के देना शुरू किया। अचानक अचानक झटकने पर उसका पैर पड़ा, दरवाजा खुला और उसने मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लिया। प्रयास करती रही, त्रुटियां हुई, गलत जगह भी उछली, त्रुटियां हुई, प्रयास किया, त्रुटियां हुई, लेकिन आखिरकार दरवाजे को खोलना सीख गई। कहां आ रही है ये बात? यहां। क्योंकि अचानक सूझ वाली बात तो कौन सा सिद्धांत करता है? गेस्टाल्टवादी, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोपका। ठीक है, गेस्टाल्टवादी। थोंडाइक की बात है तो यही एक दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। समाज के नियमों के अनुसार ये बात वो नहीं करते हैं, बिना किसी शारीरिक हलचल के। अरे शारीरिक हलचल की तो बात करते कौन? थोंडाइक। अगर वो शारीरिक हलचल नहीं करती, इधर उधर बिल्ली नहीं उछलती, तो क्या दरवाजा खुलता? नहीं। तो ये भी गलत है। एक ही आंसर है नंबर 2। क्लियर? चलिए आगे। थैंक यू बेटा शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए। अभिप्रेरणा शब्द लेटिन भाषा के शब्द मोटम या मोवेट से निकला है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी गति करना। टू मूव, गति करना। इस शाब्दिक अर्थ और अभिप्रेरणा की वास्तविक मनोवैज्ञानिक प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। विचार करते हैं, आइए। अभिप्रेरणा केवल एक बाहरी बल है जो गतिहीन जीव को कार्य करने के लिए मजबूर करता है। इस कथन से सहमत है या सहमत नहीं है? बताइए कि अभिप्रेरणा एक बाहरी बल है। क्या अभिप्रेरणा एक बाहरी बल है? क्या अभिप्रेरणा एक बाहरी बल है? गलत। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा को एक अदृश्य आंतरिक कारक या परिकाल्पनिक निर्मित माना जाता है, जिसका सीधा प्रेक्षण नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल व्यवहार के माध्यम से इसका अनुमान लगाया जाता है। बिल्कुल सही। ध्यान देना, अभिप्रेरणा को क्या माना गया? अदृश्य, दिखाई नहीं देती है। आप कितने मोटिवेट हैं ये बाहर से दिखाई नहीं देगा। अदृश्य आंतरिक कारक है या परिकल्पित निर्मित है, एक मानसिक क्रिया है। परिकल्पित निर्मित को एक मानसिक क्रिया मान सकते हैं। ठीक है, भावनात्मक है, आंतरिक है, मानसिक है, जिसका सीधा प्रेक्षण नहीं होता, जिसे सीधे देखे नहीं जा सकता, बल्कि केवल व्यवहार के माध्यम से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा में गति का तात्पर्य केवल शारीरिक हलचल नहीं है, बल्कि यह व्यवहार को दिशा, ऊर्जा और निरंतरता प्रदान करने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। नंबर 2 भी सही है और नंबर 3 भी सही है। 2 और 3 सही है। गुड, वेरी गुड बेटा। आगे चलो। 2 और 3 ये रहा। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। क्लियर? नीचे दिए गए कथनों और मनोवैज्ञानिकों के विचारों का मिलान करना है। देखो, कथन X, अभिप्रेरणा हमारे भीतर की वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो हमें एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती है। सही कथन है। किसने दिया है यह कथन? ये आपको बताना है। कथन Y, अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया से है। किसने दिया है यह कथन? कथन Z, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यह कथन किसने दिया है? आपको बताना है। बताइए बेटा, क्या आंसर आएगा? जवाब दीजिए। आंसर आपको देना है। पहला कथन किसने दिया? कथन Y किसने दिया? कथन Z किसने दिया? किसने दिया? यस, यस,
देखो ये तो दिया है गिलफर्ड ने, ये दिया है गुड ने, और ये दिया है स्किनर ने। आंसर आएगा नंबर 1, नंबर 1। क्लियर? चलो क्लियर ना? यस, आगे चलते हैं। अधिगम के कौन से सिद्धांत? संज्ञानात्मक सिद्धांत। आपको पता है अधिगम के आपको व्यवहारात्मक सिद्धांत भी पढ़ने हैं और अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत भी पढ़ने हैं। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांतों की मूल प्रकृति और विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। विचार करते हैं, आइए पढ़ते हैं। व्यवहारवादियों के विपरीत संज्ञानवादी अधिगम को उद्दीपक अनुक्रिया के बीच यांत्रिक संबंध न मानकर वातावरण का ज्ञान परक पुनर्गठन मानते हैं। पहले तो बताओ ये कथन सही है या सही नहीं है? ये बताना है आपको, ये कथन सही है या सही नहीं है। व्यवहारवादी के विपरीत जो संज्ञानवादी है वो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच यांत्रिक संबंध ना मानकर, बिल्कुल संज्ञानवादी यांत्रिक संबंध नहीं मानते हैं, वातावरण का ज्ञान परक पुनर्गठन मानते हैं। बिल्कुल सही। जो संज्ञानवादी होते हैं वो पूरी परिस्थिति का एक मानचित्र मस्तिष्क में बना लेते हैं, उसका पुनर्गठन करते हैं। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल और बिल्कुल सही है। नंबर 2, कुर्टलेविन के क्षेत्र सिद्धांत। कुर्टलेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अधिगम व्यक्ति के जीवन समष्टि में होने वाला परिवर्तन है जो पूर्णतः व्यक्ति के अतीत के अनुभवों की यांत्रिक पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है। बताइए दूसरा कथन सही है या सही नहीं है? नंबर 2 सही है या सही नहीं है? नंबर 2 सही है। यस, नंबर 2 कैसा है बेटा? नंबर 2 सही नहीं है। कैसे नहीं है समझ लो। कुर्टलेविन ने बिल्कुल क्षेत्र सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार अधिगम व्यक्ति के जीवन समष्टि में होने वाला परिवर्तन है जो पूर्णतः व्यक्ति के अतीत के अनुभव और यांत्रिक पुनरावृत्ति पर बल देता है। ये गलत है। अतीत के अनुभव पर नहीं, वर्तमान पर बल देता है, यांत्रिक पुनरावृत्ति पर बल नहीं देता है। कुर्टलेविन भी संज्ञानवादी थे और कोई भी संज्ञानवादी यांत्रिक पुनरावृत्ति पर बल नहीं देते। ठीक है, कोई भी संज्ञानवादी यांत्रिक पुनरावृत्ति पर बल नहीं देते हैं। दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जेरोम ब्रूनर, जानते होंगे, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया इन्होंने। जेरोम ब्रूनर संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया है के अनुसार शिक्षार्थी अपनी संस्कृति और वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, जिसे उन्होंने अन्वेषण अधिगम कहा है। अन्वेषण अधिगम का जो संप्रत्यय वो भी जेरोम ब्रूनर ने दिया था, तो बिल्कुल ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो पहला सही है और नंबर 3 सही है। ठीक है, पहला और 3 क्लियर, फर्स्ट और 3 ये रहा। ठीक है, चले आगे। यस, आगे चलते हैं। निर्मितवादी, अरे निर्मितवादी कह दो या रचनावादी कह दो, निर्मितवादी कह दो या रचनावादी कह दो। निर्मितवादी या रचनावादी अधिगम की मूल दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो विचार करते हैं, और विचार करने से आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक, देखो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक निर्मितवाद से आपको पता होना चाहिए, एक संज्ञानात्मक निर्मितवाद है, सामाजिक निर्मितवाद है और त्रिज्यीय निर्मितवाद है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद जीन पियाजे, सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की और त्रिज्यीय निर्मितवाद जेरोम ब्रूनर। निर्मितवाद की जब बात आती है 3 को ध्यान रखेंगे, किसको? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की एंड जेरोम ब्रूनर को। क्लियर? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से व्यक्ति के भीतर चलती है, जिसमें बच्चा अपने वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से अपनी मानसिक संरचनाओं का विकास करता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये कथन सही है या सही नहीं है? नंबर 1 सही है या सही नहीं है? पढ़कर बताएं आराम से। यस,
सही है या सही नहीं है? सही है, यस, बिल्कुल सही है। समझ लीजिए, समझ लीजिए, बिल्कुल जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक निर्मितवाद दिया। जीन पियाजे क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चा अपने वातावरण के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया। बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वातावरण के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। आत्मसातीकरण समंजन, ये जो शब्द है आत्मसातीकरण समंजन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये शब्द किसने दिए हैं, बिल्कुल जीन पियाजे ने दिए हैं। पता होना चाहिए आपको कि आत्मीकरण किसे कहते हैं और समंजन किसे कहते हैं। आत्मीकरण किसे कहते हैं, पूर्व की स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का नवीन स्थिति में प्रयोग करना। आत्मसातीकरण, पूर्व की स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का नवीन स्थिति में प्रयोग करना। जैसे माता पिता ने बच्चे से कहा कि बेटा जो उड़ने वाली चीज होती है उसे चिड़िया कहते हैं। बच्चे ने बाद में क्या देखा, एरोप्लेन देखा, तो बच्चा बोलता है वाह इतनी बड़ी चिड़िया। उसी ज्ञान का प्रयोग किया कि ये भी आसमान में उड़ रहा है, इतनी बड़ी चिड़िया। ये क्या है, आत्मसातीकरण। समंजन क्या है, पूर्व धारणाओं, पूर्व विचारों, पूर्व ज्ञान का प्रयोग नवीन परिस्थिति में करना और संशोधन करके करना। ठीक है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थिति में संशोधन के साथ उसका प्रयोग करना, परिवर्तन के साथ प्रयोग करना। कैसे, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को सिखाया गया कि जो उड़ती उसका नाम चिड़िया है, लेकिन जब बच्चे ने एरोप्लेन देखा तो नए माहौल में एडजस्टमेंट किया, परिवर्तन किया कि नहीं ये उससे अलग है, इसका आकार बहुत बड़ा है, तो ये चिड़िया नहीं है, ये क्या है, एरोप्लेन है। ये क्या है, एरोप्लेन है। ये क्या है, समंजन। ये क्या है, समंजन। लेकिन जो पूर्व में सीखा है वैसा का वैसा बता देना, ये क्या है, आत्मसातीकरण। समंजन में संशोधन होता है, परिवर्तन होता है। पूर्व में जो ज्ञान सीखा है उसमें संशोधन होता है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान में संशोधन परिवर्तन करके नवीन वातावरण के साथ समायोजन स्थापित किया जाता है। ये जस्ट क्या है, समंजन। क्लियर, सही है। नंबर 2 पर चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की, देखो लेव वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद। लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा निर्मितवाद, सामाजिक। प्रश्न यहां से भी बन सकता है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद किसने दिया, जीन पियाजे। सामाजिक निर्मितवाद किसने दिया, वाइगोत्स्की। तो कि सामाजिक निर्मितवाद के अनुसार अधिगम एक शुद्ध व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें समाज और संस्कृति केवल एक बाहरी उत्प्रेरक का काम करते हैं तथा वास्तविक विकास समीपस्थ विकास के क्षेत्र, समीपस्थ विकास जेडपीडी से बाहर होता है। जो वास्तविक विकास होता है वो जेडपीडी से बाहर होता है। बताइए ये कथन नंबर 2 सही है या सही नहीं है, ध्यान दें। नंबर 2 सही है या सही नहीं है। यस, सही है या सही नहीं है। नंबर 2 सही नहीं है, सही नहीं है। ध्यान दो कैसे नहीं है। देखो एक तो लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक निर्मितवाद है वो व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, सामूहिक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा अपने वयस्कों के साथ सीखता है, समूह में सीखता है, MKO से सीखता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स से सीखता है। ठीक है, और वास्तविक विकास जेडपीडी से बाहर होता है, नहीं, जेडपीडी के अंदर होता है वास्तविक विकास। इसलिए नंबर 2 सही नहीं है। नंबर 3 रचनावादी कक्षा कक्ष, जो निर्मितवादी कक्षा कक्ष होता है उसमें शिक्षक की भूमिका एक ज्ञाता या निर्देश देने वाले की ना होकर केवल एक सुविधादाता के रूप में होती है। यस, निर्मितवाद में शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता की होती है, सुविधादाता की होती है। बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है। चलते हैं, 1 और 3 सही है। 1 और 3 ये रहा। क्लियर, ठीक है। हाँ, नंबर 2 गलत है, 1 और 3 सही है। चले आगे। चलो, एक व्यक्ति अत्यधिक मानसिक तनाव में है क्योंकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा कम हो रही है। वह दिन रात मेहनत करके एक बड़ा पद हासिल करता है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा वापस लौट आती है। समझ में आई बात? वापस पढ़ लो एक बार। एक व्यक्ति
अत्यधिक मानसिक तनाव में है क्योंकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्या हो रही है, कम हो रही है। वह दिन रात मेहनत करके एक बड़ा पद हासिल करता है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा वापस लौट आती है। इस स्थिति के संदर्भ में अभिप्रेरणा चक्र के तत्व, अभिप्रेरणा चक्र जानते हैं आप? अभिप्रेरणा चक्र से परिचित है? अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है भाई, बताओ मुझे, अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है, पहले ये बताइए आप मुझे। अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है बेटा? अभिप्रेरणा चक्र N+D+I, नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव। ये जो सूत्र है ये हिलगार्ड ने दिया था, इसका प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। डेसी ने सी जोड़ा था, कॉग्निशन संज्ञान। डेसी ने क्या जोड़ा था? सी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस। N+D+I हिलगार्ड ने दिया, प्रयोगकर्ता पूछ ले जाए वुडवर्थ है, दिया हिलगार्ड ने है, प्रयोगकर्ता वुडवर्थ है, और ये जो सी है ये सी, ये डेसी ने दिया था। सी से संज्ञान, कॉग्निशन जिसे बोलते हैं, ये डेसी ने दिया था, और डेसी का ये सी देने के बाद ये संज्ञानात्मक चक्र कहलाया था। ठीक है, संज्ञानात्मक चक्र कहलाया था। बात समझ में आ गई? तो अभिप्रेरणा चक्र के तत्वों का सबसे सटीक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण क्या होगा, बताइए आप मुझे, क्या होगा? यस, पद की इच्छा आवश्यकता, समाज का डर प्रोत्साहन, प्रतिष्ठा चालक, प्रतिष्ठा की कमी आवश्यकता, सामाजिक हीनता या मानसिक तनाव क्या है, प्रणोद या चालक, बड़ा पद प्राप्त होना प्रोत्साहन, बड़ा पद आवश्यकता, मेहनत करना प्रणोद, समाज प्रोत्साहन। इस स्थिति में जैविक आवश्यकता होने के कारण, न होने के कारण अभिप्रेरणा चक्र लागू ही नहीं होता। बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? यस, हाँ बेटा, N+D+I हिलगार्ड ने दिया था, प्रयोगकर्ता वुडवर्थ है, डेसी ने सी दिया था। यस, बी बेटा, आंसर आएगा बी। समझे? N नीड आवश्यकता, किसे कहते हैं आवश्यकता? किसे कहते हैं आवश्यकता? यस, किसी भी वस्तु का अभाव आवश्यकता को जन्म देता है। तो यहां अभाव क्या है? प्रतिष्ठा की कमी होना, प्रतिष्ठा की कमी, ये क्या हो गई? आवश्यकता। प्रतिष्ठा की कमी क्या हो गई? आवश्यकता। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ ड्राइव होता है, चालक होता है। तो प्रतिष्ठा की कमी है तो इससे सामाजिक हीनता या मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। मानसिक तनाव क्या है? प्रणोद या चालक। ठीक है, मानसिक तनाव उत्पन्न हुआ, लेकिन अब मेहनत करके बड़ा पद हासिल हो गया, बड़ा पद हासिल हो गया, क्या मिल गया? इंसेंटिव, प्रोत्साहन मिल गया। बड़ा पद प्राप्त होना यानी प्रोत्साहन, बड़ा पद प्राप्त होना यानी प्रोत्साहन। बात समझ में आई है? आगे चले। यस, अभिप्रेरणा अपने आप में कोई अंतिम परिणाम नहीं है। ठीक है, अभिप्रेरणा अपने आप में कोई अंतिम परिणाम नहीं है, बल्कि यह किसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन या प्रक्रिया है। साध्य नहीं है अभिप्रेरणा, साधन है। ध्यान रखना, साध्य नहीं है, साधन है। इस कथन के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा के अर्थ का सबसे व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या होना चाहिए? पढ़ते ही क्या होना चाहिए? ठीक है, शिक्षक को केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि छात्र परीक्षा में अच्छे अंक ला रहे हैं या नहीं। क्या केवल शिक्षक की यही ड्यूटी है कि बस केवल इस बात पर ध्यान दें कि वो बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं या नहीं? गलत। ठीक, शिक्षक को छात्रों के भीतर छिपे आंतरिक प्रेरकों को जागृत करना चाहिए ताकि अधिगम की प्रक्रिया आनंददायक और स्वतः संचालित बन सके। यस, मोटिवेट करना चाहिए ताकि बच्चे आंतरिक रूप से जागृत हों। ठीक है, आंतरिक रूप से बच्चा जागृत हो जाएगा तो डेफिनेटली वो आनंददायक तरीके से सीखेगा। ये कथन बिल्कुल सही है। शिक्षक को बाह्य पुरस्कारों का इतना अधिक उपयोग करना चाहिए कि छात्र केवल पुरस्कार के लिए ही अनुशासित रहें। गलत। अभिप्रेरणा चूंकि एक आंतरिक प्रक्रिया है
इसीलिए शिक्षक इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गलत। आंसर क्या है भाई? नंबर 2। क्लियर है? आंसर है नंबर 2। चले आगे। चलो, रॉबर्ट गेने जानते हो? कौन है रॉबर्ट गेने? रॉबर्ट गेने जिन्होंने अधिगम के प्रकार दिए हैं। क्या दिए हैं? अधिगम के प्रकार। कितने दिए हैं बेटा? 8 प्रकार दिए हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार सिद्धांत अधिगम को सीखने के लिए पहले कौन सा ज्ञान होना चाहिए? सिद्धांत अधिगम को सीखने के लिए पहले कौन सा ज्ञान होना चाहिए? बताइए। रॉबर्ट गेने के प्रकार आपको पता होंगे। यस, रॉबर्ट गेने के प्रकार क्या प्रकार बताए थे? सबसे पहले संकेत अधिगम, फिर याद नहीं हो तो याद कर लेना, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। नंबर 3 श्रृंखला अधिगम। नंबर 4 शाब्दिक साहचर्य अधिगम। नंबर 5 विभेद अधिगम। नंबर 6 संप्रत्ति अधिगम। नंबर 7 सिद्धांत अधिगम। और नंबर 8 समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, याद नहीं है याद कर लेना, बिल्कुल प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार प्रश्न उठ चुका है यहां से। क्रम यही रहेगा बेटा, ध्यान देना, क्रम यही रहेगा। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्ति, सिद्धांत और समस्या समाधान। तो सिद्धांत अधिगम को सीखने से पहले कौन सा अधिगम आएगा? सिद्धांत अधिगम को सीखने से पहले कौन सा अधिगम आएगा? संप्रत्ति अधिगम। क्लियर है? क्लियर है? यस। क्रम यही ध्यान रखना है बेटा, इसी तरह से याद रखना है। क्रम यही ध्यान रखेंगे, याद नहीं अभी याद कर लेना, क्रम यही रहेगा, प्रश्न बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं। चलो आगे। एक बच्चा पहले कुत्ता, बिल्ली, गाय को अलग अलग पहचानता है। ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है, अलग अलग पहचानता है। बाद में वह समझ जाता है कि ये सब स्तनधारी जीव हैं, ये सब स्तनधारी जीव हैं। ये किस प्रकार का अधिगम है? बताइए, बताइए। यस, बताइए। सिद्धांत अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्ति अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, कौन सा अधिगम है? बताओ। संप्रत्ति अधिगम, क्योंकि पहले तो अलग अलग जानता है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, पहले ये केला है, ये आम है, ये अंगूर है, लेकिन बाद में एक ही वर्ग में उन्हें वो रख देता है कि ये फल है। ये क्या है? ये फल है। पूरी तरह से अवधारणात्मक समझ उसमें आ जाती है ना। संप्रत्ति अधिगम को हम, संप्रत्ति अधिगम है ये बेटा, संप्रत्ति अधिगम को हम अवधारणात्मक अधिगम भी कहते हैं। क्लियर है? चले आगे। यस, काफी बड़ा प्रश्न है भाई, वापस पढ़िए, पढ़ना शुरू करिए। यस, एक प्राथमिक विद्यालय का बच्चा गणित के कठिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद करता है भाई वो। ठीक है, गणित की पहेलियां हल करना उसे बहुत ज्यादा पसंद है, और खाली समय में खुद इन्हें हल करता है। मतलब आंतरिक रूप से भी प्रेरित है, कोई नहीं बोल रहा उसे, कोई नहीं बोल रहा, वो खुद जो है बिल्कुल इन्हें हल करता है। बेटा विभेद आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझ हो गई है कि ये सब स्तनधारी जीव होते हैं। क्वेश्चन को समझो, वह अंतर नहीं कर रहा है, वो विभेद नहीं आएगा, संप्रत्ति आएगा। ठीक है, इसे देखिए। बच्चा गणित में कठिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद करता है, खाली समय में खुद से इन्हें हल करता है। शिक्षक ने उसके इस व्यवहार को देखकर घोषणा की कि अब से हर सही पहेली पर हल करने पर उसे ₹50 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। पहले तो आप मुझे बताओ, क्या शिक्षक ने ये सही किया?
क्या शिक्षक ने ये सही किया? बताइए हाँ या नहीं। क्या शिक्षक ने ये सही किया बेटा? शिक्षक ने ये सही नहीं किया। क्यों? वो तो आंतरिक रूप से मोटिवेट था, उसे नगद पुरस्कार देने की जरूरत ही नहीं थी। पुरस्कार वगैरह का प्रयोग करना है तो वहां करें। जब आप बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाह रहे हो, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है लेकिन अब उसे पढ़ाना चाह रहे हैं, अनुशासनहीन है लेकिन अब उसे अनुशासन में रखना चाह रहे हैं, तो पुरस्कार देना। यहाँ तो बच्चा खुद आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, वो खुद पहेलियों को हल करता है, खुद से हल करता है। ठीक है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत के अनुसार इस पुरस्कार का बच्चे की अभिप्रेरणा पर क्या दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा और अधिक सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि अब उसे दोहरा लाभ मिल रहा है। गलत। आंतरिक अभिप्रेरणा सुदृढ़ नहीं होगी। पहेलियां हल करने की उसकी आंतरिक रुचि कम हो जाएगी, क्योंकि पुरस्कार ने उसके व्यवहार के कारण को आंतरिक से बाहरी नियंत्रण में बदल दिया। बिल्कुल सही। ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट पढ़ा था ना आपने, अति औचित्य प्रभाव। अति औचित्य प्रभाव पड़ेगा भाई, अति औचित्य प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसकी आंतरिक रुचि तो कम हो गई, क्योंकि पुरस्कार ने उसके व्यवहार के कारण को आंतरिक से बाहरी रूप में बदल दिया। बच्चा वो काम नहीं करेगा कि मैं तो अब आनंद के लिए नहीं कर रहा हूं, अब तो मैं पुरस्कार के लिए कर रहा हूं, इसलिए वो उसमें उसकी रुचि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बच्चे के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गणित एक तार के विषय है, कलात्मक नहीं। गलत आंसर। उसकी बाह्य अभिप्रेरणा समाप्त हो जाएगी और केवल आंतरिक अभिप्रेरणा बची रहेगी। नहीं बची रहेगी, खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी, इसलिए आंसर आएगा नंबर 2। आंसर नंबर 2। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकारों, उनके प्रभाव के संदर्भ में। ठीक है, अभिप्रेरणा के प्रकारों, उनके प्रभाव के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है बेटा। कर ले विचार। सकारात्मक बाह्य अभिप्रेरणा जैसे प्रशंसा और पुरस्कार हमेशा प्रदर्शन को बढ़ाती है, जबकि नकारात्मक बाह्य अभिप्रेरणा केवल तात्कालिक व्यवहार को नियंत्रित करती, लेकिन दीर्घकालीन अधिगम को बाधित करती है। बताओ सही है या सही नहीं है? सही है या सही नहीं है? पहला पहला सेंटेंस पढ़िए ध्यान से, पढ़िए ध्यान से, आप मुझे बताइए सही है या सही नहीं है? देखिए, सकारात्मक बाह्य अभिप्रेरणा, जो बाह्य अभिप्रेरणा है, प्रशंसा या पुरस्कार, हमेशा प्रदर्शन को बढ़ाती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रदर्शन को बढ़ाती है, ऐसा जरूरी नहीं है। जटिल, अमूर्त और रचनात्मक कार्यों में आंतरिक अभिप्रेरणा सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है। जो जटिल कार्य होते हैं, जो अमूर्त होते हैं, जो रचनात्मक कार्य होते हैं, उनमें आंतरिक अभिप्रेरणा सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है, जबकि सीधे, नियम आधारित और दोहराव वाले कार्य में बाह्य अभिप्रेरणा प्रभावी हो सकती। बिल्कुल सही। अंतःक्षेपित विनियमन, ठीक है, इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन क्या होता है? अर्थ भी सामने लिखा हुआ है। बाह्य अभिप्रेरणा का वह रूप है जहां व्यक्ति अपराध बोध या सामाजिक शर्मिंदगी से बचने के लिए काम करता है। सही है, क्योंकि इसमें अंतःक्षेपित विनियमन को दर्शाया गया है कि ये क्या होता है। इसका अर्थ यही है बेटा। किसे कहते हैं अंतःक्षेपित विनियमन? कुछ नए शब्द सीख लेना आप। ये बाह्य अभिप्रेरणा का वह रूप है जहां व्यक्ति अपराध बोध या सामाजिक शर्मिंदगी से बचने के लिए काम करता है। तो बेटा दूसरा भी सही है और नंबर 3 भी सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। चलो नंबर 2 और 3 क्लियर। चलो आगे। यस, यदि कोई छात्र विज्ञान के नियमों को रटने के बजाय उनके व्यावहारिक उदाहरणों के साथ जोड़कर समझता है, तो डेविड आसुबेल जिन्होंने दिया था अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। डेविड आसुबेल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार यह क्या है? बताइए। अर्थपूर्ण अधिगम है, रटकर अधिगम, अन्वेषणात्मक अधिग्रहण अधिगम, क्या है? यस, दीजिए जवाब। यस, अर्थपूर्ण अधिगम है बेटा।
जोड़कर समझ रहा है, अर्थपूर्ण अधिगम समझकर पढ़ना, समझकर पढ़ना, रटकर अधिगम रटकर पढ़ना, अन्वेषणात्मक खोज करके समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान, ठीक है। अधिग्रहण धारण करना, जो ज्ञान लिया है उसे क्या करना, धारण करना। ध्यान देना, डेविड आसुबेल जिन्होंने अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम दिया, सिद्धांत दिया था, इन्होंने प्रकार बताए हैं अधिगम के। डेविड आसुबेल की बात आए तो 4 प्रकार इन्होंने बताए, 4 प्रकार आपके सामने हैं। यही 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं, अर्थपूर्ण अधिगम, रटकर सीखना, अन्वेषणात्मक अधिगम और अधिग्रहण। लेकिन डेविड आसुबेल प्रकार तो उन्होंने ये दिया है, प्रकार तो दिया है, लेकिन कभी भी रटकर सीखने के फेवर में नहीं थे। प्रकार देते हुए आसुबेल ने यह कहा कि रटकर सीखना भी एक प्रकार है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षक रटकर के पढ़ाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ाना चाहिए। बात समझ में आई? पूछ लिया जाए प्रकार कितने दिए, तो बेटा प्रकार तो दिए हैं 4, प्रकार तो दिए हैं 4, लेकिन फेवर में नहीं थे। बस ये प्रकार देते हुए उन्होंने यही कहा कि रटकर नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यहां आंसर आएगा नंबर 1, अर्थपूर्ण अधिगम। एक व्यक्ति एक कुत्ते को बिस्किट देने से पहले बिस्कुटों के बक्से को खड़खड़ाता है, ठीक है। जैसे भोजन देने से पहले घंटी बजाता है, वैसे बिस्किट देने से पहले बिस्किट के बक्से को खड़खड़ाता है। कुछ दिनों बाद बिस्कुट के बक्से को खड़खड़ाते ही कुत्ता मुंह से लार टपकाने लगता है, जैसे घंटी की आवाज पर कुत्ता लार टपकाने लग गया था। यहां बक्से का खड़खड़ाना क्या है? बक्से का खड़खड़ाना क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अप्रतिबंधित अनुक्रिया, अप्रतिबंधित उद्दीपक। बक्सा क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक। बक्से पे खड़खड़ाने पर गिरने वाली लार अस्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। बिस्किट क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। बक्से का खड़खड़ाना क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। अस्वाभाविक के लिए कौन सा शब्द आता है? अनानुबंधित या अनुबंधित? अनानुबंधित या अनुबंधित? अनुबंधित। कौन सा शब्द आता है? अनुबंधित। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। चलो जी, एक व्यक्ति अत्यधिक भूखा है। भूख क्या है? कौन सा अभिप्रेरक है? प्राथमिक या द्वितीयक? ध्यान देना, भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र विसर्जन, ये सब कौन से प्रेरक कहलाते हैं? प्राथमिक या जैविक अभिप्रेरक, ठीक है। लेकिन वह अपने धार्मिक उपवास के कारण भोजन को छूने से भी क्या कर देता है? इनकार। उपवास है, भोजन को छूने से इनकार कर देता है। यह स्थिति अभिप्रेरणा के प्रकारों के किस द्वंद्व को प्रदर्शित करती है? बताइए। प्राथमिक अभिप्रेरक हमेशा द्वितीयक अभिप्रेरकों पर हावी रहते हैं। अर्जित या सामाजिक धार्मिक अभिप्रेरक कुछ विशेष परिस्थितियों में बुनियादी जैविक अभिप्रेरकों को भी नियंत्रित या दबा सकते हैं। यह केवल एक शारीरिक भ्रांति है, इसका अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से कोई संबंध नहीं है। उपवास रखना आंतरिक अभिप्रेरणा का हिस्सा नहीं हो सकता। बताओ क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? यस। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, प्राथमिक जैविक अभिप्रेरक कौन कौन से? भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र विसर्जन आदि। जो द्वितीयक अभिप्रेरक होते हैं, द्वितीयक अभिप्रेरक कह दो, सामाजिक कह दो, मनोवैज्ञानिक कह दो, अर्जित अभिप्रेरक कह दो, ये कौन कौन से होते हैं? सफलता, पद, प्रतिष्ठा, उपलब्धि, नौकरी, ये सब कौन से अभिप्रेरक है? द्वितीयक अभिप्रेरक, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा भूखा है वो, लेकिन उपवास के कारण भोजन को छूने से भी इनकार कर रहा है। तो प्राथमिक अभिप्रेरक हमेशा द्वितीयक अभिप्रेरक पर हावी रहते हैं, गलत है। अर्जित या सामाजिक धार्मिक अभिप्रेरक कुछ विशेष परिस्थिति में बुनियादी जैविक अभिप्रेरकों को भी नियंत्रित या दबा सकते हैं, बिल्कुल सही।
जो धार्मिक अभिप्रेरक होते हैं, धर्म पर अड़ा हुआ है व्यक्ति, उपहास रखा हुआ है, तो जैविक अभिप्रेरकों को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये, जहां पशु केवल प्राथमिक अभिप्रेरकों से संचालित होता है, पशु का काम होता है कि भूख लगी कैसे भी करके भोजन चाहिए, वही मनुष्य अपनी संस्कृति, मूल्यों, आदर्शों के लिए अपनी शारीरिक इच्छाओं को भी क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, अपने आदर्शों के लिए, अपने मूल्यों के लिए वो अपनी शारीरिक इच्छाओं को भी रोक सकता है। इसीलिए तो अंतर है पशु में और मनुष्यों में। ठीक है, आंसर आएगा यहां पर 2। चलिए भाई, वापस इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ना है, तैयार है ना, रेडी है? चलो पढ़ते। बड़े क्वेश्चन की बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो, ताकि क्योंकि एग्जाम में जैसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना, आप घबरा जाते हो। घबराना नहीं, तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ना है। एक स्वतंत्रता सैनिक या सामाजिक कार्यकर्ता समाज में बड़े बदलाव के लिए हंगर स्ट्राइक, आमरण अनशन पर बैठा है। ठीक है, भूख हड़ताल कर रखी है। वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं और सुरक्षा की परवाह किए बिना एक उच्च आदर्श आत्म वास्तविकरण के लिए संघर्ष कर रहा है। मैस्लो के अनुसार इस अपवाद का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? प्रश्न पढ़ लिया, एक बार फिर पढ़ लें, समझ में आ गया? पढ़ लीजिए अच्छे से। उस व्यक्ति में शारीरिक आवश्यकताएं जन्म से ही गायब होती हैं? क्या शारीरिक आवश्यकताएं किसी में भी गायब हो सकती हैं, वो भी जन्म से ही? गलत आंसर। यदि जीवन के शुरुआती वर्षों में किसी व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी तरह से संतुष्ट रही हो, तो वह जीवन के बाद के पड़ाव में इन आवश्यकताओं के अभाव को आसानी से सहन कर सकता है और उच्च स्तर बना रह सकता है। ध्यान दें, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब्राहम मैस्लो ने यह बात कही है। मैस्लो ने अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, मैस्लो की पुस्तक का नाम क्या है? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, जो कि उन्होंने 1954 में लिखी थी। इसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा कि जिन लोगों को बचपन में ही भरपूर प्यार, सुरक्षा, भोजन मिलता है, क्योंकि मैस्लो की 5 आवश्यकताएं हैं। अभी आगे और क्वेश्चन आएगा, उसमें क्लियर पता लगेगा आपको। 5 आवश्यकताएं उन्होंने बताई थी, आपको पता होना चाहिए। दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, संबंध या स्नेह की आवश्यकता, फिर आती है सम्मान की आवश्यकता, और फिर आती है आत्मानुभूति की आवश्यकता या आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता। तो बिल्कुल किसने कहा? मैस्लो ने अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में, जो उन्होंने लिखी थी 1954 में, क्या लिखा कि जिन लोगों को बचपन में भरपूर प्यार मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाती है, भोजन मिल जाता है, उनका मनोवैज्ञानिक आधार इतना मजबूत होता है कि वे भविष्य में किसी भी बड़े आदर्श के लिए भूखे रह सकते हैं। जान जोखिम में डालने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। और मैस्लो ने इसे कहा है बचपन का संतुष्टि नियम। ये जो बात है, इसे क्या कहते हैं? बचपन का संतुष्टि नियम। ठीक है, मैस्लो ने इसे बचपन का संतुष्टि नियम कहा है, और यही बात बिल्कुल सही है। क्लियर है बेटा? आगे चले। संरचनात्मक अधिगम मॉडल में शामिल नहीं है। संरचनात्मक अधिगम मॉडल किसने दिया था? किसने दिया था? जॉन डीवी व रोजर बायकी। इन्होंने 5E मॉडल दिया था। ठीक है, 5E मॉडल। 5E मॉडल पूछा गया है, कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? बताओ कौन सा शामिल नहीं है? एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट, एक्सपायर। 5E मॉडल किसने दिया था? संरचनात्मक अधिगम मॉडल कहलाता है, 5E मॉडल कहलाता है, जो जॉन डीवी व रोजर बायकी ने दिया था। क्लियर? एंगेज का मतलब होता है व्यस्त रहना, एक्सप्लोर अन्वेषण करना, खोज करना, एक्सप्लेन व्याख्या करना, व्याख्या करना, एलेबोरेट
विस्तृत वर्णन करना। जो शामिल नहीं है वो ये है, ये शामिल नहीं है, इसकी जगह क्या है, पांचवा क्या है, इवैल्यूट। ठीक है, मूल्यांकन करना। आई बात समझ में? ठीक है। संरचनात्मक अधिगम मॉडल किसने दिया था? जॉन डीवी रोजर बाइक ने दिया था। 5B के नाम से जाना जाता है। 5B एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट और इवैल्यूएट। ठीक, चले आगे। चलो, मिलान करना है भाई, करिए मिलान, करिए मिलान। अनुबंधित उद्दीपक किसने दिया? यस, सिंपल सा है, मिलान कर दो भाई, सिंपल सा है। अनुबंधित उद्दीपक, यस, अनुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित उद्दीपक की बात किसने करी है बेटा? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, शास्त्रीय कंडीशनिंग, पावलोव। किसने किया है? पावलोव। ठीक। शेपिंग की बात कहां हुई है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? स्किनर। जो कि किसने दिया था? स्किनर। उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, नियमों की चर्चा किसने की है? नियमों की चर्चा कहां हुई है? प्रयास व त्रुटि में हुई है। प्रयास व त्रुटि जो किसने दिया था? थॉर्नडाइक। किसने दिया था? थॉर्नडाइक। ठीक है। अनुबंधन उद्दीपक नंबर 2, शेपिंग नंबर 1, उपयोग का नियम नंबर 3। मॉडलिंग की बात किसमें की गई है? मॉडलिंग की बात किसमें की गई है? मॉडलिंग की बात की गई है निरीक्षणात्मक अधिगम, अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है। नंबर 6, 2136 समझ में आ गया होगा। 2136 देखिए, 2136 ये रहा। क्लियर है बेटा? चले आगे, ये लीजिए। फिर बड़ा प्रश्न, मजेदार प्रश्न, प्रश्न उठता है यहां से, ये चर्चा आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मैस्लो ने प्रेरणाओं को 2 भागों में बांटा। समझना ध्यान से, अब्राहम मैस्लो की बात हो रही है। मैस्लो जिन्होंने दिया है आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत 1943 में। क्लियर? मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है 1943 में। इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई थी। उन 5 आवश्यकताओं में से कुछ थी डी नीड्स आवश्यकताएं और कुछ थी बी नीड्स। 5 आवश्यकताएं थी, उनमें से डी नीड्स और बी नीड्स में बांटा गया था। ठीक है, तो मैस्लो ने प्रेरणाओं को 2 भागों में बांटा, डी नीड्स और बी नीड्स। ठीक। इस वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है भाई, असत्य कथन पूछा है। क्लियर है? आप पढ़ते हैं। शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक और सम्मान की आवश्यकताएं डी नीड्स के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनकी कमी होने पर व्यक्ति इन्हें पाने के लिए प्रेरित होता है। बताइए, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? थोड़ा सा इसे मैं समझा देती हूं आपको। देखिए, बिल्कुल अब्राहम मैस्लो आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है, कितनी आवश्यकताएं बताई हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। पहली आवश्यकता उन्होंने बताई है दैहिक, या जिसे हम कहते हैं जैविक आवश्यकता। नंबर 2, सुरक्षा की आवश्यकता। समझ लीजिए इसे थोड़ा सा, प्रश्न यहां से बिल्कुल बनते हैं, सुरक्षा की आवश्यकता। नंबर 3 है संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। फिर है आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति की आवश्यकता। थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले दैहिक आवश्यकताएं आती हैं, यानी सबसे पहले भोजन चाहिए, पानी चाहिए, नींद चाहिए, ये बेसिक नीड्स होती है। सबसे पहले इन्हीं की पूर्ति जरूरी है।
ठीक है, खाना खाने के लिए चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए और सोने के लिए नींद चाहिए। भोजन, पानी, नींद, किसकी आवश्यकता होती है? भोजन, भोजन, पानी, नींद। ठीक है, सुरक्षा, उसके बाद आती है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा के लिए व्यक्ति घर बनाता है, क्योंकि सर पे छत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पक्षियों की भी हम बात करें तो पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। इंश्योरेंस वगैरह आप करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह किस में आ जाएगा? सुरक्षा में आएगा। इंश्योरेंस वगैरह भी किस में आएगा? सुरक्षा में आएगा। तो घर, घोंसला, इंश्योरेंस वगैरह सब किस में आ जाता है? सुरक्षा। ठीक है, छत हो गई सर पे। अब व्यक्ति क्या चाहता है? स्नेह चाहता है, संबद्धता और स्नेह, मतलब परिवार चाहता है, प्यार चाहता है, दोस्ती चाहता है, एक ऐसा घर चाहता है जिसमें उसे क्या मिले? प्यार मिले। महल से मतलब नहीं है, होता ना कि एक महल है आलीशान, लेकिन वहां और कोई दूसरा नहीं रहता, व्यक्ति को प्यार करने वाला, व्यक्ति से बात करने वाला कोई भी नहीं है। उससे अच्छी वो झोपड़ी है जहां प्यार होता है, जहां परिवार होता है, जहां दोस्ती होती है। तो बिल्कुल व्यक्ति चाहता है, क्या चाहता है? परिवार चाहता है, परिवार चाहता है, प्यार चाहता है, दोस्ती चाहता है, संबद्धता और स्नेह। ठीक है, तो ये चाहत तो पूरी हो जाती है, लेकिन फिर व्यक्ति क्या चाहता है? सम्मान, उसे आत्मसम्मान मिले। और सम्मान कब मिलता है? सम्मान सीधी सी बात है, आज के समय हम देखें सम्मान कैसे मिलेगा बेटा? काबिल है तो सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठित है तो सम्मान मिलेगा, पैसा है तो सम्मान मिलेगा। इसीलिए तो आप सब मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो केवल नौकरी ही नहीं मिलेगी बेटा, अरे नौकरी के साथ साथ इज्जत, प्यार, सम्मान सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए सम्मान बिल्कुल प्यारा होना भी चाहिए। और जो व्यक्ति सम्मान ही पाना नहीं चाहता, जिसे सेल्फ रेस्पेक्ट पसंद नहीं है, वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ आत्मसम्मान वगैरह आ जाता है, आत्मसम्मान। और फिर होती है आत्मसिद्धि, आत्मानुभूति। यहां तक बहुत कम व्यक्ति पहुंच पाते हैं, बहुत कम व्यक्ति पहुंच पाते हैं। यहां आत्मसिद्धि मतलब खुद को समझना, खुद को समझना, पहचानना, संतुष्ट होना, ईश्वर को धन्यवाद देना, सबके लिए बेस्ट करना। आत्मसिद्धि, आत्मानुभूति कि बस मैंने अपना जीवन जिया, खुद को फील करता है व्यक्ति, अपने आप से संतुष्ट होता है कि बस मैंने पूरी जिम्मेदारियां भी निभा ली, मैं संतुष्ट अपने जीवन से, ईश्वर उठा भी ले तो अब कोई गम नहीं है। तो यहां तक व्यक्ति पहुंचता है। तो आप ध्यान देना, ये जो है नीड्स, ये डी नीड्स कहलाती हैं, डी नीड्स, और ये जो है वो बी नीड्स। ठीक है, ये डी नीड्स है और ये बी नीड्स है। पहाड़ों से गिर रहे हैं, चलो ठीक है, क्लियर है? मतलब कहां से कहां पहुंच जाते हो आप। मतलब प्यार शब्द सुना नहीं कि आप पहाड़ों से धक्का देने वाली मिलती वहां पहुंच गए, है ना, सीधे वहां पहुंच गए। बेटा परिवार की बात हो रही है, माता पिता की बात हो रही है, भाई बहन की बात हो रही है, पर प्यार वहां से भी तो मिलता है ना। माता पिता तो पहाड़ों से धक्का नहीं देते हैं ना, ठीक है, माता पिता पहाड़ों से धक्का नहीं देते हैं। तो प्यार की बात आती है, आप एक ही जगह पर मत जाया करो बेटा, दिमाग सीधा वहां दौड़ता है प्यार की बात आती है। क्यों? परिवार से नफरत मिलती है, परिवार से भी तो प्यार मिलता है, भाई बहन से भी तो प्यार मिलता है, दोस्तों से भी तो प्यार मिलता है। ठीक है, चलो क्लियर। तो डी नीड्स और बी नीड्स के लिए मैं यहां आई थी, वो आपने देख लिया। अब चलो क्वेश्चन पर। डी नीड्स, बी नीड्स, शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान की आवश्यकता डी नीड्स के अंतर्गत आती है ना, अभी बताया मैंने, क्योंकि इनकी कमी होने पर व्यक्ति ने पाने के लिए प्रेरित होता है। बिल्कुल सही। आत्म वास्तवीकरण, जो आत्म सिद्धि है, जो आत्मानुभूति, उसे हम आत्म वास्तवीकरण भी कहते हैं, एक बी नीड है जो कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, यह व्यक्ति को लगातार और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल सही, ध्यान देना, बी नीड्स कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, यह व्यक्ति को लगातार बेहतर, व्यक्ति चाहता मैं और बेहतर बनूं, अब ईश्वर को मैं हर बात के लिए धन्यवाद दूं, पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, संतुष्ट रहकर के और बेहतर बनने की कोशिश करता है।
डी नीड्स बाहरी वातावरण से संतुष्ट होती है, जबकि बी नीड्स व्यक्ति के भीतर से संचालित होती हैं। बताइए। और जब व्यक्ति की डी नीड्स पूरी हो जाती है तो उसके भीतर तनाव और अधिक बढ़ जाता है। देखो पहले से, डी नीड्स जो है, डी नीड्स कौन सी है? दैहिक, सुरक्षा, स्नेह और सम्मान। डी नीड्स बाहरी वातावरण से संतुष्ट होती हैं, जबकि बी नीड्स, जो बी नीड्स है, जो आत्म सिद्धि है, वो व्यक्ति के भीतर संचालित होती है। बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, जब व्यक्ति की डी नीड्स पूरी हो जाती तो उसके भीतर तनाव और अधिक बढ़ जाता है। गलत। डी नीड्स पूरी हो जाएगी तो तनाव बढ़ेगा क्या? नहीं। जबकि बी नीड्स के पूरा होने पर व्यक्ति शांत होकर निष्क्रियता। गलत है, उल्टा है, ये उल्टा होता है। जब डी नीड्स पूरी हो जाती है तो व्यक्ति बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है, और डी नीड्स पूरी हो जाती तो उसके भीतर तनाव और अधिक बढ़ जाता है, जबकि बी नीड्स के पूरा होने पर व्यक्ति शांत होकर निष्क्रिय हो जाता है। गलत है, उल्टा है बेटा। डी नीड्स, जो नीचे वाली नीड्स है, वो पूरी हो जाती है तो उसके भीतर तनाव और अधिक बढ़ जाता है। गलत नहीं। और बी नीड्स के पूरा होने पर व्यक्ति शांत होकर निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय नहीं रहता। बी नीड्स पूरी हो गई, ऊपर वाली हाई लेवल वाली नीड पूरी हो गई तो वो निष्क्रिय नहीं रहेगा और सक्रिय रहेगा, क्योंकि सब कुछ अचीव किया है उसने जीवन में। कहीं वो फेल नहीं हुआ है। फेल भी हुआ तो पास होना उसने सीखा है, आगे बढ़ना उसने सीखा है, इसलिए वो हमेशा सक्रिय रहेगा। क्लियर? तो यहां असत्य कथन कौन सा है? नंबर 4। असत्य कथन कौन सा है? ये नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्या था अपना क्वेश्चन 37। गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? गेने, रॉबर्ट गेने जो भी पढ़ाया है, ठीक है, रॉबर्ट गेने, जिन्होंने क्या बताया था? संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्यय सिद्धांत और समस्या समाधान अधिगम। कौन सा सही है बताइए? संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है, नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है, श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुगमन करता है, नियम अधिगम समस्या समाधान अधिगम का अनुगमन करता है। बताओ क्या आंसर होगा? बताइए बताइए बताइए। यस, अनुगमन का मतलब क्या होता है? अनुगमन का मतलब क्या होता है? पीछा, पीछा करना, पीछा करता है। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट। यस बताइए बेटा। फॉर्म ओपन बाद में करेंगे बेटा, आंसर दे दो पहले। यस आंसर दे दो। यस, कंफ्यूज होते हो उसमें, क्यों भाई? कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, संकेत अधिगम पहले आता है या उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम? संकेत अधिगम पहले आता है, ठीक है। नियम अधिगम पहले आता है या संप्रत्यय अधिगम? नियम अधिगम पहले आता है या संप्रत्यय अधिगम? नियम अधिगम यहां बाद में आता है, संप्रत्यय अधिगम पहले आता है। संप्रत्यय अधिगम के बाद ही तो सिद्धांत अधिगम आता है, सिद्धांत को ही नियम कहते हैं, ठीक है। श्रृंखला अधिगम पहले आता है या विभेद अधिगम? श्रृंखला ये पहले आता है। नियम अधिगम पहले आता है या समस्या समाधान? नियम अधिगम पहले आता है। तो बताओ अनुगमन कौन कर रहा है? बाद में। नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है, क्योंकि नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम के बाद आता है। नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम के बाद आता है। क्लियर तरीके से देखें बेटा तो आंसर आ जाएगा अपना नंबर 2। अब क्लियर है? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? बताओ, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से कौन सा संबंधित है? जल्दी से बता दो, एक दो सिंपल क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा? बता दो जल्दी से बता दो बेटा। हाँ बेटा, क्लास कंप्लीट करने वाली हूं बस, अब मैं अभी हैं कुछ क्वेश्चंस। बिल्कुल, देखो, व्यवहारवादी अधिगम लेविन, संज्ञानवादी टॉलमैन, संज्ञानवादी। अंतर्दृष्टि अधिगम किसने दिया था? किसने दिया था? मैक्स वर्थिमर, कोहलर, कॉफका। संज्ञानवादी।
अरे थॉर्नडाइक कौन है? व्यवहारवादी। थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, यस, बिल्ली वाला, बिल्कुल सही। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण चरण बताए थे। किसने? ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण चरण बताए हैं। कौन कौन से बताए वो आपको बताना है। बताइए कौन कौन से बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं? एनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। 0 से 2 वर्ष, 3 से 12 वर्ष, 12 के बाद। हिंदी में क्या कहेंगे? पहली अवस्था विधि निर्माण आधारित अवस्था, प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था, चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था। ठीक है, तो एनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। एनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। 0 से 2, 3 से 12, 12 के बाद। काल भी ध्यान रखेंगे आप। ये सब किसने बताई है? ब्रूनर ने अधिगम की 3 अवस्थाएं बताई है। विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था हिंदी में कहेंगे, प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था, चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था। चलो जी, यस, अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत है, कौन सा है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव। ये व्यवहारवादी हैं। स्किनर, ये भी व्यवहारवादी हैं, ये भी व्यवहारवादी हैं। ये भी प्रबलन का सिद्धांत, तार्किक। उपरोक्त सभी पता होना चाहिए आपको व्यवहारवादी की श्रेणी में कौन कौन आते हैं और संज्ञानवादी की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। व्यवहारवादी की श्रेणी में हम बात करें अधिगम टॉपिक के अंतर्गत, तो व्यवहारवादी में थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, क्लार्क, गुथरी। ठीक है, यस, जेरोम ब्रूनर, रेडिकल निर्मितवाद। यस, रेडिकल बोल दो बेटा, त्रिज्यीय बोल दो, एक ही बात है। तो व्यवहारवादी में थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, क्लार्क, गुथरी। संज्ञानवादी में आप ध्यान रख लेना, क्या क्या ध्यान रखोगे? गेस्टाल्टवादी भी संज्ञानवादी ही है, मैक्स वर्दिमर, कोहलरकॉफ, अल्बर्ट बांडुरा, टॉलमैन, कूट लेविन, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? संज्ञानवादी के अंतर्गत आते हैं। ये सब संज्ञानवादी के अंतर्गत आते हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। तो एक बात बताओ, थक गए हो पढ़ते पढ़ते? अरे थक गए हो क्या? कितना बोला, लेकिन क्या बोला बेटा? थैंक यू बेटा। यस, नहीं ललित बेटा, वहां नहीं है, ऑनलाइन पढ़ा रही हूं। यस, मैम आप कहां से हो? बेटा इंडिया से हूं। यस बेटा, यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। अरे आज की क्लास कैसी लगी ये तो बता दो। चलो अभी नहीं बता दो, कमेंट में जरूर बताना। जिस जिसने भी क्लास अटेंड की कमेंट में मुझे बता देना कि कैसी क्लास लगी है और कैसा आप चाहते हैं। बिल्कुल आराम से कमेंट करें, नो प्रॉब्लम, उससे पता लग जाता है। ठीक है, अच्छा, हमारी नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है? नहीं थके? अरे वाह, नेक्स्ट क्लास चलने दो मैडम, नहीं थके हैं। पर मैडम तो थक गई है ना बेटा, पढ़ाते रहो। क्लास पसंद आ रही है आपको, इसके लिए थैंक यू। और 50 प्रश्न करा दो बेटा, आज बड़े बड़े प्रश्न थे। हाँ, बोलते बोलते गला भी तो काम करना बंद कर देता है ना। 26 साल हो गए बेटा पढ़ाते हुए, अब तो थोड़ा सा देख लिया करो, सोच लिया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी 1 तारीख को होने वाली बेटा, 1 तारीख, 1 जुलाई। 1 जुलाई व्यक्तित्व समायोजन बुद्धि, व्यक्तित्व समायोजन बुद्धि। देखिए इधर, 1 जुलाई को टॉपिक क्लियर करके आएंगे, व्यक्तित्व समायोजन व बुद्धि, बुद्धि के साथ ही संवेगात्मक बुद्धि। ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। पहले आप इन टॉपिक को समझ लेंगे,
तो जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको मजा आएगा, क्लास जब अटेंड करेंगे तो आपको मजा आएगा। और करवा दीजिए, मैं रोने लग जाऊंगी। अरे वाह संजू शर्मा, क्यों भाई? अच्छा, बहुत दिनों में आई हूं इसलिए, हाँ इसलिए सजा देना चाहते हो मुझे। अच्छा, गोपाल जाट, क्या बात है, थैंक यू सो मच बेटा। 1 जुलाई को तैयार रहिएगा, पूरी तरह से तैयार रहिएगा। और क्लास पसंद आती तो बेटा शेयर करो इसे, लाइक करो, कमेंट करो। बार बार बोलना मुझे अच्छा ही नहीं लगता, एक बार बोल रही हूँ आपसे। बाकी ये होना चाहिए कि अगर पसंद आती है तो आगे बढ़ाएं इसको, ताकि और भी बच्चे ये देख सके। और बिल्कुल ये मत समझो कि नहीं नहीं उनको वो भी क्लास देख लेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी मेहनत आपके साथ है, और आपकी मेहनत पर आपको खुद को विश्वास होना चाहिए, आपकी रणनीति पर आपको खुद को विश्वास होना चाहिए। आपकी एक सीट आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, ठीक है, कोई नहीं छीन सकता बेटा। बिल्कुल 8 बजे शुरू हो जाती है क्लास, हाँ इसी चैनल पर, डॉक्टर वंदना जादव ऑफिशियल जो चैनल है इसी पर क्लास शुरू हो जाती है। 1 जुलाई को नेक्स्ट क्लास होने वाली है, तब तक आप पढ़ लीजिए कौन कौन से टॉपिक, व्यक्तित्व, समायोजन व बुद्धि, ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए, ठीक है बेटा। अब तो बड़ी बातें करने में लग रहे हैं आप, वरना बीच बीच में बोलते हैं मैडम जल्दी करो, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करवाओ। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो जल्दी कैसे करवाती? अब क्वेश्चन पढ़ के आंसर पे टिक लगा दिया तो उसमें मजा नहीं आता ना बेटा, पूरा समझना पड़ता है, पूरा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए और मुझे भी मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मुझे आपसे ही मोटिवेशन मिलता है, आपको मुझसे मोटिवेशन मिलता होगा। मोटिवेशन की आवश्यकता व्यक्ति को जीवन में हर मोड़ पर, हर किसी व्यक्ति को हर उम्र में पड़ती है बेटा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते चेहरों के साथ पढ़ना, डरावने चेहरों के साथ मत पढ़ना। कुछ बिल्कुल गंभीर चेहरा बना लेते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है बेटा। गंभीर चेहरा बनाओगे तो किताबी भी आपको देखकर डर जाएंगी, इसलिए मुस्कुराता चेहरा रख करके पढ़ने की कोशिश करना, फिर देखना कितनी आसानी से समझ में आ जाएगा, हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस, स्कूटरी 11 को आना, 22 क्लास होगी। अच्छा ये कब है? अरे एडजस्टमेंट है बेटा सिलेबस में, ऐसे कैसे कर रहे हो शिव ओझा? ध्यान से देखो ना बेटा, लास्ट में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट, समायोजन। अच्छे से देखो सिलेबस को, अभी देखना आज, ठीक है आज ही देखना। समायोजन सिलेबस में नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, यस मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं हम, समायोजन की बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य नया शब्द आपके जोड़ा गया, लेकिन मैं तो शुरू से मानसिक स्वास्थ्य से शुरुआत करती हूँ और समायोजन तक पहुंचती हूँ। मुस्कुराते चेहरे के साथ मिशु, यस। हाँ बेटा, जो जो मेरे से बात कर रहे हैं उनके लिए खड़ी हुई हूँ मैं, बाकी जो जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं। इन क्या करें, जो पहाड़ों से गिरा रही है। सतर्क रहो ना बेटा आप, हाँ सतर्क रहो बिल्कुल, इस चक्कर में मत पड़ो। हाँ इस चक्कर में मत पड़ो कि आप पहाड़ पे जाते ही क्यों साथ में, सीधा सा सोल्यूशन है, ना तो पहाड़ पे जाओगे ना पहाड़ से गिराए जाओगे। सब अटेम्प्ट होंगे बेटा, थिंक पॉजिटिव। हाँ नकारात्मक सोचने से तो जीवन में कुछ होता ही नहीं है। अच्छी सोच रखो, सकारात्मक सोच रखो, अपने प्रयास करो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, बस कुछ नहीं करना। और आपको नहीं बढ़ सकती बेटा डेट आगे, यही रहेगी, यही रहेगी। झूठी तसल्ली मत दो अपने आप को, मैं तो नहीं दूंगी आपको। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं 1 जुलाई को वापस, और आपको टॉपिक क्लियर करके आने हैं, व्यक्तित्व, समायोजन व बुद्धि, पर्सनैलिटी, मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे 1 जुलाई को। मिलते हैं 1 जुलाई को। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।